बाजार कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, हम शो करने के लिए तैयार करना 2.5 महीनों के निचले के स्तरों पर है और बचे हैं 1.5 घंटा जी। इस वीकली एक्सपायरी के। थोड़े सुधरेंगे या ऐसे ही बिगड़े रहेंगे, और कल का दिन होगा तो उससे पहले तैयारी करनी है कल की। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कमजोर तो एक्शन है बाजार का, पर एक ही बात है, 17,800 दो बार नीचे गया, दोनों बार वहां से होल्ड करके एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे सुस्त बना हुआ है। तो पहले थोड़ी बड़ी बातें जान लेते हैं, फिर लेवल्स की भी बात। सबसे बढ़िया बात तो ये दीप कि हमारी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है जी। नमस्कार कहने से काम हो जाता है, उसमें गुड मॉर्निंग, बैड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बैड आफ्टरनून कुछ कहना नहीं पड़ता, है ना। तो नमस्कार में सब कुछ सारा अभिवादन आ गया, जिसको जैसे लेना है वैसे ले ले। सो आज नमस्कार जैसा ही मामला है, क्योंकि 2.5 महीनों के लोअर लेवल पर आ गए हम। तो पहले बड़ी बातें बता दूं आपको। ठीक है, वीकली एक्सपायरी है आज और बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। निफ्टी लगभग 80 पॉइंट नीचे 17,800 के आसपास है, और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है इस वक्त, लगभग 41,900 के आसपास। सेंसेक्स करीबन 300 पॉइंट नीचे आपको दिखेगा, आधा % नीचे। नतीजों से ठीक पहले एचसीएल टेक ये मजबूत है, इन्फोसिस ये कमजोर है। तो दोनों के नतीजे आज शाम को आएंगे। आईटी शेयर थोड़ा ठीक है, बाकी सब जगह दबाव है। सरकारी कंपनियां सबसे ज्यादा फिसलती हुई, एनर्जी शेयरों में बिकवाली है। एफएमसीजी, फाइनेंस, मेटल्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4 से 0.5% कमजोर। आज आने वाले हैं महंगाई के आंकड़े, कहां पर? अमेरिका में, और यहां पर हिंदुस्तान में, दोनों जगह। यूरोप के बाजार इन सब के पहले 0.5% मजबूत है, और डाउ फ्यूचर सुस्त है। मैं कमजोर नहीं कहूंगा, 18 पॉइंट नीचे को मैं कमजोर नहीं मानता, सुस्त मानता हूं। तो बाकी तो ठीक है, मामला हमारे यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ तो ये अब तक कर जाए, मामला गड़बड़ है। उस बीच करना क्या है सर, ये बताइए, क्योंकि चलिए सपोर्ट तो 2 बार हमने डिफेंड कर लिया 17,800 का, बट लगातार दबाव बन रहा है। हल्की फुल्की रिकवरी आती है, 40-50 पॉइंट की रिकवरी आती है तो हम फ्रेश सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। और बैंक तो आज कमजोर ही है सर, 41,900 पर ट्रेड करते हुए चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ही 0.5% घटे हैं, हाँ, ऑफ कोर्स, और पहली बार बैंक निफ्टी पे 1% घटे हो, ऐसा तो कभी नहीं है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इससे ज्यादा हो चुका है, और हो सकता है आगे आने वाले समय में इससे ज्यादा कई बार घटेंगे। लेकिन फिर आज विशेष क्या है? घट तो गए, तो ऐसा क्या है कि मतलब हम गुड बोलने का मन ही नहीं कर रहे। तो विशेष ये है कि 17,775 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है 2.5 महीने के निचले स्तर का, वो आ गया है। वो ठीक नहीं लगा। हाँ। yes. तो जो 2-2.5 महीने का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास पहुंच गए, नीचे गए थे 17,761, लेकिन वापस ऊपर आ गए। तो मतलब लगभग उन लेवल को टेस्ट करना है। और 2.5 महीनों का निचला स्तर जो बैंक निफ्टी का है वो है 41,575 का, उससे अभी थोड़ा सा दूर है, 300-400 पॉइंट, 300 पॉइंट दूर है। सो पॉइंट ये है कि बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, और अब यहां से लगता है बड़ा डर क्या है? आज रात को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े खराब आ गए तो हमारे आंकड़े खराब आ गए तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक के रिजल्ट खराब आ गए तो ये जो 3-4 तो लग रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम ये कि कल है ना मेक और ब्रेक वाला सेशन हो जाता है। अगर आपको रिकवर करना है, यही तो लेवल था, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर, यहीं से तो हमको घूमना है। 17,700, 17,800 हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं। तो कर लेगा, हाँ यार क्या घुमा है मार्केट वहीं से। अगर अमेरिका बढ़ जाए, हमारे महंगाई भी ठीक आ जाए, इन्फोसिस, एचसीएल टेक निराश न करे, तो वाह, क्या पता कल वापस आप 18,100 देख लें। हो सकता और गिरना है, कुछ भी खराब हुआ इनमें से, और जिन पर बाजार ने रिएक्शन दे दिया, क्योंकि एफआई तो बेच ही रहे पहले से, तो उनका तो प्रेशर है ही है। ऊपर से अगर ये कोई खराब खबर आ गई जिस पर हमारा रिएक्शन आ गया, होना ही था। 4-5 बार हम देखो वहां गए, बार लगी रहा, किसी एक दिन तो तोड़े गई। पोस्टमार्टम आसान है ना। हाँ, तो पोस्टमार्टम आसान है, इसलिए अब ये इनमें से दोनों में से क्या होगा? अगर आपको पूरा भरोसा कि ये होगा तो आप वो करो, और आपको भरोसा नहीं है ये होगा तो आप कुछ मत करो, सिर्फ अपना रिस्क मैनेजमेंट रखो। पिछले 2-3 दिनों से मैं लगातार यही बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच में, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा खराब है ग्लोबल मार्केट, डाउ फ्यूचर 20 पर नीचे क्या होता है? कुछ नहीं। 2 दिन अच्छा बढ़ने के बाद यूरोप आधा % ऊपर है, हम घटे हैं। हम घटे भी कोई महंगाई के आंकड़ों की वजह से नहीं है, एफआईएस की सेलिंग ज्यादा है। सो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बहुत सावधानी से। अब रहा सवाल अगले 1.5 घंटे का।
डीप एज ऑफ नाउ 17,700 17,800 मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। तो मोस्टली जितना नुकसान होना था दिन का वो लगभग होते आ रहा है, हो चुका है, वो हो चुका है। थोड़ा बहुत 25-50 पॉइंट हो जाए तो वो कहना मुश्किल है, देखो, ठीक है, बट ज्यादा नुकसान यहां से लगता नहीं। बैंक निफ्टी 41,575 675 मजबूत सपोर्ट है, वो आसानी से टूटेगा नहीं। वैसे तो कल का जो 41,725 का लोअर लेवल है वो भी हमने होल्ड किया है। तो बैंक निफ्टी 1% कमजोर होने के बावजूद उतना कमजोर नहीं दिख रहा लेवल के हिसाब से जितना निफ्टी दिख रहा है। सो लेट्स सी 1 by 1 पहले 17,900 पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे। पहले 42,000 और उसके बाद 42,200 पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। बट एक चीज क्लियर है, हर एक ऊपर के लेवल पर प्रेशर रहेगा, फंसे हुए ट्रेडर्स निकलने की कोशिश करेंगे। आपको भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है तो बजाय कमाने के इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मैं निकलूं कैसे, कम से कम नुकसान में, कॉस्ट पे, या हल्का फुल्का प्रॉफिट हो जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हल्का होना चाहिए। अगर आपकी अटकी हुई लॉन्ग पोजीशन है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, हल्के ओवरसोल्ड दिख रहे हैं इंट्राडे में मार्केट, वो रिकवरी दिखा सकते हैं और उस रिकवरी में आपको ऊपर की तरफ निकलने का सोचना चाहिए, ऊपर की तरफ निकलना। क्योंकि वही ज़्यादा बड़े, देखो शॉर्ट वालों को तो क्या टेंशन है, उनके लिए तो अच्छा ही है ना मार्केट, टेंशन तो लॉन्ग वालों को ही है। सो ऊपर में थोड़ा हल्का होने की सोचे, ये ज़्यादा बढ़िया है। ओके, ये है अनिल जी की राय। इस समय ऊपर में थोड़ा हल्का भी हुए, बट अभी के लिए जो डाउनसाइड प्रेशर है वो कम दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना फिसल चुके हैं। आइए हमारी टीम से भी करते हैं बातचीत और जानते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आज की कुशल और अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आपको HCL टेक और इन्फोसिस, जैसे कि सर बता रहे थे, पोस्ट मार्केट इनके नंबर्स आने वाले हैं तो इस पर ध्यान रखना है। साथ ही कैश सेगमेंट से आनंद रथी वेल्थ, GTPL हैथवे, प्लास्टिक ब्लेंड्स, जेसिटी एंड इंडस्ट्रीज, इस पर फोकस करना है, इनके भी नंबर्स आएंगे। दिसंबर महीने का CPI आंकड़ा ऑफ कोर्स हमारा आएगा। दिसंबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, माफ कीजिएगा, नवंबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, ये भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। जहां तक BCL इंडस्ट्रीज का सवाल है, पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी और साथ ही जेसिटी, यहाँ पर जो इनका टी स्टेट है उसकी डिमर्जर पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। रिलायंस कम्युनिकेशन लिक्विडेशन को लेकर यहाँ पर इसके जो लेंडर्स हैं वो आज बैठक करेंगे। साथ ही ऑल इंपॉर्टेंट दिसंबर महीने का US का CPI आंकड़ा शाम को आता हुआ दिखेगा। जहां तक कल की बात है, यहां पर निफ्टी से विप्रो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स एफिनो स्पेस से अपने जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर करेगा और कैश सेगमेंट से अनूप इंजीनियरिंग, AB मनी, जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स भी अपने रिजल्ट्स सामने लाते हुए दिखेंगे। हेरिटेज फूड्स, यहां पर कंपनी की राइट्स इशू को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही 2023 का मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप ये शुरू होगा 29 जनवरी तक, ये जो है कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा इवेंट। विष्णु केमिकल्स स्टॉक स्प्लिट है जो इनकी 10:2 के रेशियो में, इसकी एक्स डेट होने वाली है। साथ ही जनवरी महीने का कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा भी, यानी कि इन्फ्लेशन के बाद US में आपका जो कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा है जनवरी का, वो भी आपको अगले दिन आता हुआ दिखेगा और GDP आंकड़े UK के भी आएंगे। अंत में 14 जनवरी शनिवार निफ्टी से HDFC बैंक, दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से ऑल इंपॉर्टेंट एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर पर भी आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट मकर संक्रांति है और मार्क्सन्स फार्मा बायबैक इसका बंद होता हुआ दिखेगा, तो इस पर भी नजर रखिए। और नई थार जो इन्होंने लॉन्च किया M&M ने, उसकी डिलीवरी भी सैटरडे से शुरू होती हुई दिखेगी। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और ऑफ कोर्स आज हमारा इन्फ्लेशन डेटा और US का इन्फ्लेशन डेटा दोनों पर है नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट खबरें आज की। जी बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में GM ब्रेवीज के जो नतीजे आते हुए दिखे हैं, वहाँ पर मुनाफे में आपको लगभग 31% का उछाल आता हुआ दिखा है YOY। वही आय में लगभग 17% का उछाल है और मार्जिन भी थोड़े से सुधर कर आए हैं, 20.6% से बढ़कर 21.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स पर ध्यान रखना होगा क्योंकि राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी कि जो दिसंबर में जो गोल्ड इंपोर्ट का डेटा आता है वो लगभग 80% के आसपास जो है वहाँ पर उसे गिरावट आती हुई दिखी। और साल 2022 की अगर आप बात करें तो वहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट में लगभग 34% की गिरावट है। RHI मैग्नेस्टा इंडिया, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो लगातार आते जा रहे हैं, यहाँ पर FIs ने है यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है और जो हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई है वो 2.47% से बढ़कर 2.75% के आसपास कर दी है। वेदांता लर्निंग की बात करें, यहाँ पर FIs ने हिस्सेदारी घटाई है, लगभग 1% के आसपास की हिस्सेदारी घटाई है और अब उनकी हिस्सेदारी घटकर FIs की 2.72% हो गई है। ज़ायडस लाइफ साइंस कंपनी को US FDA की एक अंतिम मंजूरी मिली है और जिस दवा के लिए मंजूरी मिली है उस दवा का उपयोग डिप्रेशन के इलाज में किया जाता है। EKI एनर्जी की बात करें, यहाँ पे कंपनी को DNV के साथ उन्होंने करार किया है और ये डिजिटलाइजेशन के लिए जो है उन्होंने इस कंपनी के साथ करार किया है। टेक महिंद्रा, यहाँ पर रॉयटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है 5G कोर नेटवर्क
के लिए जो है कंपनी ने करार किया है। नाइका में देखेंगे कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें कई न्यू एज कंपनियां भी हैं, जिसमें सबसे पहले नाइका 1.42 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, लगभग 0.5% इक्विटी का। वहीं पेटीएम की बात करें तो वहां पर 1.92 करोड़ शेयर्स के जो हैं सौदे हुए हैं, लगभग 3% इक्विटी। भारतीय एयरटेल 13.5 लाख, पावर ग्रिड 27 लाख, ओएनजीसी 38 लाख, रिलायंस लगभग 7 लाख, आईसीसीआई बैंक 10 लाख और आरवीएनएल लगभग 27 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं एक्शन में, खबरों में, और पेटीएम पर रखिए नजर। नाइका की तो ब्लॉक डील के बारे में हमें पता था, बट पेटीएम में बड़ी ब्लॉक डील होते हुए दिखे। करीब 3.5% इक्विटी का सौदा आपने पेटीएम में होते हुए देखा है। लगभग 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। स्टॉक का करीब 7.5-8% टूटा था, अभी अगर आप देखें तो 5.5% नीचे ही है। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं जुड़ने के लिए। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, सिमी जी, हिमांशु गुप्ता साहब और ऑफकोर्स संदीप जैन साहब भी हैं। श्रीकांत चौहान साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फुल हाउस है और बाजार में एक्शन पैक्ट वाला तो नहीं है, बट हाँ स्टॉक्स। मुझे पूछ लो जैन साहब पिछली बार कितनी देर पहले किसी क्लाइंट का आपको फोन आया था? वाह अनिल जी, कितनी याद रहती है आपको बातें। मैं पिछली बार 2:10 या 12 पे ज्वाइन किया था। हाँ। और होता है कई बार ऐसा क्लाइंट का फोन आ जाता है, कोई मीटिंग आ जाती है, तो थोड़ा सा ट्रैवल में या कई बार होता है। बट हाँ, आज माहौल भी वैसा ही है सुबह से। और आज तो आप देख रहे थे, और आ भी जाए, समझो पहली बात तो आ नहीं रहा, आ भी जाए तो किसका आएगा? हाँ। कोई दुखी आत्मा ही होगी। अब क्या करूं, ये रह गया वो रह गया, तो जैन साहब तो यही बोलेंगे भाई रुको, हाँ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं शो पे जा रहा हूँ। अच्छा, बंसल जी कुछ अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, पहले तो मेरे को ऑब्जेक्शन है कि आपने जैन साहब से क्यों पूछा अनिल जी कि कितने फोन आए। अनिल जी, बिजनेस हम भी कर रहे हैं अनिल जी, मुझे तो 4-5 फोन आए और फोन अनिल जी क्लाइंट के नहीं आए। सब यही पूछ रहे थे कि अब अनिल जी क्या बोलेंगे। समझाया जब वो जनरल न्यूज चैनल कोविड को लेके पैनिक करा रहे थे, और तब अनिल जी ने क्या बोला था, ठीक है, और क्या आपको मार्केट में रिबाउंड देखने को मिला। तो मैंने उनको बोला पहले तो अनिल जी 2:30 बजे से पहले और 3:20 से पहले कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ। उससे पहले वही बोलेंगे। आजकल अनिल जी का ड्रेसअप जो है बिल्कुल वॉल स्ट्रीट वाला हो रखा है, रिस्क मैनेजमेंट बोलेंगे। तो अनिल जी आपने बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट बोला, तो अनिल जी अब होगा क्या? अगली बार कुछ होगा तो ये 4 की जगह अनिल जी 40 फोन आएंगे मेरे को। बस अगली बार खाली एक ध्यान रखना, आप उनको सबको ये मत बोल देना कि मैंने ही बोला था अनिल जी को रिस्क मैनेजमेंट बोलना है। बाकी तो आप अंदाजा अगर लगा रहे तो एकदम सही लगा रहे हैं। बोला अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो रिस्क मैनेजमेंट अपना बनाए रखें, ध्यान रखें, पोजीशन हल्की रखें, यही बढ़िया। वॉल स्ट्रीट जैसा क्या बोलेंगे आप? ड्रेसअप वॉल स्ट्रीट। ओ, ऐसा वॉल स्ट्रीट में ऐसा पहनते हैं? तो बग्गा साहब भी कह रहे थे यूके का डिजाइन है। अरे हाँ, अगर बग्गा साहब और बंसल जी दोनों कह रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, धन्यवाद आप सबका। चाहिए, आइए अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर, एक्शन पर। 17,800 के आसपास टिकने की कोशिश कर रहा है निफ्टी और 41,950, 42,000 के करीब आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। दीप, मेरे पास डेटा आए हैं, इंटरेस्टिंग है डेटा, मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा भी कि क्या कुछ एक्शन वहां पर हो रहा है। तब तक आइए जो स्टॉक्स बड़े एक्शन में दिख रहे हैं उन पर एक बार फोकस कर लिया जाए। कल कोई फिल्म रिलीज हो रही है? वही लग रहा है सर, क्योंकि पीवीआर बहुत बढ़िया स्पाइक है ऊपर है उस तरह। कल कोई रिलीज है बड़ी, किसी को ध्यान में है आपने? एकदम से 3.5% पीवीआर क्यों चढ़ा है? नहीं, ओके, पता तो नहीं है। चलिए सीबी जी, चार्ट्स आप ही देखिए, बताइए। अनिल जी, चार्ट तो खास कुछ नहीं है, पर आज जो जैसा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है। ऊपर में 1770 से 1780 का रेंज है जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इनफैक्ट 1770 से 1785 15 रुपया का रेंज है। उस रेंज को पार करने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज का इस रैली में जिन्होंने एंट्री लिए है उन लोगों को मैं स्टॉप लॉसेस के साथ ही मैं बैठने के लिए कहूंगी, और 1785 से पहले कोई फ्रेश एडिशन करना मना करूंगी। तो आज पीवीआर के शायद एक्शन की वजह यह कि एनसीएलटी में हियरिंग है पीवीआर और आइनॉक्स के मर्जर को लेकर। ये है आज का बड़ा डेवलपमेंट, फाइनल हियरिंग है। हाँ, फाइनल हियरिंग है। शायद वो बाकी तो हमारे कहाँ है सारे एक्सपर्ट जिनकी जनरल नॉलेज बड़ी पूरी पुअर होती दिख रही है। किसी का कोई जनरल नॉलेज लेवल ही नहीं रहा। मतलब मन तो ऐसा आ रहा है कि मैं बता दूं, बोल ही दूं जी, कुत्ते। जी हाँ, ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है। कल यही पिक्चर रिलीज हो रही है। किस किस की है? तब्बू
तब्बू और अर्जुन कपूर, नसरुद्दीन शाह कोई भी अपने अंदर झांक के ना देखे भाई, पिक्चर की बात कर रहे हैं हम। जी कुणाल जी। अनिल जी, एक पल के लिए तो लगा कि आप मतलब वाकई में कुछ कहना चाह रहे हैं जो बहुत दिनों से वो आज आपकी जुबान पर आ गया। अनिल जी, कुछ क्षणों के लिए यही लगा। नहीं, बहुत ही सोच समझ कर आया, पढ़कर देखकर। पक्का कल हो रही है रिलीज। मैंने दीप को भी पूछा, सही है ना, नाम कुत्ता ही है ना? बोला हाँ। मैंने कहा अब अनाउंस कर दो। तो चलिए कल एक पिक्चर रिलीज होने जा रही है, लेट्स सी। बट आज बढ़ने की वजह दूसरी है, पीवीआर की। तो आज वैसे कल का भी फोकस हो सकता है, बट आज मर्जर पर आखिरी एनसीएलटी में हियरिंग है, हमें ऐसा समझ में आ रहा है, और शायद उसकी वजह से आप एक्शन इस काउंटर पर देख रहे हैं। नवीन फ्लोरिन बढ़िया एक्शन में आ रहा है, और सिमी जी भी है हमारे साथ, तो सिमी जी से नवीन फ्लोरिन पर भी बात करनी पड़ेगी। सिमी जी, 5.5% ऊपर नवीन फ्लोरिन, सुबह से ये काफी एक्टिव है, क्या चल रहा है इस चार्ट में मैम? दीपांशु, चार्ट ओवरऑल देख के तो लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा रैली आज ही के आज पॉसिबल होगा, पर जो भी है आज अच्छा रैली दिखाया है। पर मुझे नहीं लगता कि इस रैली में मतलब करंट लेवल पर कोई फ्रेश खरीदारी करने वाला है। अगर करता है तो भी मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना हिसाब से, कंफर्ट लेवल के हिसाब से लगाना चाहिए। 200 रुपया ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करना मेरे लिए तो एटलीस्ट मुश्किल है, यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। ऊपर में 4150, 4140 इस रेंज के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे जाके अगर ये स्टॉक उस रेंज को पार करके सस्टेन करता है तो ही ये रैली एक्सटेंडेड होगा। अभी फिलहाल तो चार्ट मुझे वीक ही लग रहा है, ओवरऑल चार्ट कल थोड़ा चार्ट वीक लग रहा है, बट नजर रखिए बहुत ही बड़ी मूव इसमें आपको आती हुई दिखी है। आज सुबह से बजेंगे, देखते हैं कुछ फैक्टर है या किसी और वजह से मूव कर रहा है। हाइकल, जैन साहब इस पर भी राय लेनी, क्योंकि सुबह से ये काउंटर भी काफी एक्टिव हो रहा है और करीब 2-2.5-3% की गेन्स होल्ड कर रहा है। हाइकल में कुछ एक्शन देख रहे हैं सर? अगेन कल मैं इसके फंडामेंटल्स और चार्ट को देख रहा था शाम को, जब मैं जनरली जैन साहब के जेम्स के लिए बैठता हूं, तो उस समय मुझे देखिए ये कंपनी महंगी लगी। मतलब ओवरऑल देखिए परफॉर्मेंस के सामने, और 62 के पी मल्टीपल पे टेक्निकली स्ट्रांग था, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे तो आया, बट फंडामेंटल पैरामीटर्स पे मुझे थोड़ा मतलब डर लगता है। और ये हाइकल को मैं हिकाल ही बोलूंगा, हीकल मतलब हीरेमत का HI और कल्याणी का KL, हिकल। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड ओवरऑल सेगमेंट अच्छा है, इसीलिए ये फॉर्म में, क्यों क्रॉप प्रोटेक्शन वाला सेगमेंट और एग्री इनपुट्स वाला सेगमेंट वैसे ओवरऑल फॉर्म में है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स में मैं एंट्री लेने की राय नहीं दूंगा। चलिए, इन लेवल्स पर एंट्री लेने की तो राय नहीं है, बट हाइकल जैसे भी आप इसका नाम लें, स्टॉक आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है, इस पर रखेगा नजर रखिए। एक दो और काउंटर्स में जहां पर मूव आ रही है, MCX ये काफी एक्टिव होते हुए दिख रहा है, और ये चार्ट भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। वापस 1500 के ऊपर आया है MCX। एक रीसेंट रैली हुई थी करेक्शन के बाद, अब 1500 के लेवल पर इस पर क्या करना है, एक बार कुणाल जी से राय ली जाए। कुणाल जी, MCX 1500 का लेवल सर? देखिए, मुझे दीपांशु चार्ट अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन हमने देखा, उसके बाद नीचे के लेवल्स पर बेस बना है और आज वापस से कुछ तेज़ी बन रही है। केवल एक अड़चन है 1550 के आसपास, जो कि एक पुराना गैप है। 1550 के लेवल्स पार हो जाएं तो फिर आपको MCX में बड़ी तेज़ी भी बनते हुए दिख सकती है। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें, 1550 तक का रास्ता साफ दिखता है, तो 1550 के लक्ष्य के लिए बने रहने की राय है। एक स्टॉप लॉस जरूर एहतियातन रख लें, और ये स्टॉप लॉस 1480 के आसपास रखना होगा। यह राय आपके लिए MCX पर मजबूत है, इस कमजोर बाजार में आपके लिए आती हुई। ओके, तो इस पर रखेंगे नजर, एक्शन में आ रहा है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और करते हैं उनका स्वागत बिगुल के साथ, BTS DT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। दीपांशु, जी गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे मार्केट ने वापस सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ लेवल से वापस रिकवरी बनाई है, और बेस्ट पार्ट ये है कि जो रिकवरी अभी की बनी है उसमें अगर आपने देखा होगा कि काफी सारे जितने भी बैंक स्टॉक जो वीक बन रहे थे उसमें एक वापस रिकवरी का पैटर्न बना है। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है, और बट बिकॉज की मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर ही है, तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना ज्यादा बेटर होगा। SRF एक स्टॉक ऐसा है कि जो अपने इंपॉर्टेंट करेक्टिव पॉइंट पे आ चुका है, और अगर इस लेवल पे अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे हमें लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स ये दे सकता है।
तो करंट लेवल से एसआरएफ लॉन्ग करके चले जो 2220 के करीब ट्रेड कर रहा है, और स्टॉप लॉस में रखूंगा यहाँ पे 2180 का, यानी रफली 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिकवरी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 2300 से लेकर 2330 के भी लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एसआरएफ को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 2180। 2180 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें आप एसआरएफ में। क्लोजिंग शोलक का पहला बिगुल बाय कॉल राय श्रीकांत जी की तरफ से, और बाजार धीमे धीमे रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। 17,850 के नजदीक है निफ्टी और 42,000 के नजदीक पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मजबूती होती है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा रिकवर करने का मूड तो है। देखो एक चीज है, जितना डर लॉन्ग वालों को है उतना ही शॉर्ट वालों को भी है। इस लेवल पर हाँ, कल अगर अमेरिका की हमारी महंगाई अच्छी आ गई और इन्फोसिस एचसीएल टेक अच्छे आ गए तो डर तो सबको है। बिल्कुल है, गला सबका सूखता है। ओके, सिर्फ उनका जो अनुमान बताते हैं उनका नहीं सूखता, उनको तो खाली अनुमान ही बताना है। एक्चुअल जो होगा, जो देखा जाएगा। तो कुशल इसीलिए मुस्कुराते हुए हमारे साथ है स्टूडियो में, क्योंकि वो तो इन्फोसिस का रिजल्ट नहीं, सिर्फ रिजल्ट का अनुमान बता रहे हैं। कुशल बताइए। सब ठीक है? यस सर, ऑल गुड। और नंबर्स भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं एक्सपेक्टेड है। बट रिलेटिवली जो आउट परफॉर्मेंस थी एचसीएल टेक में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर उनके नंबर्स कैसे आते हैं। बट इन्फोसिस के भी लगभग डॉलर आए, 1.3% की ग्रोथ के साथ 461.4 करोड़ डॉलर्स पर आ सकता है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पर भी 4.5% के गेन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बड़ी डील नहीं होने के कारण से कंपनी के डॉलर आय में उतना मजबूत उछाल आपको नहीं देखने को मिलेगा इस बारी। बट डेफिनेटली मार्जिन्स के लिहाज से कंपनी स्टेबल रहेगी। 21.5% पिछले तिमाही में था, इस बारी 21.6% की हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि मार्जिन्स में अगर आप एचसीएल टेक को कंपेयर करेंगे तो 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ने का हमारा अनुमान है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जहां तक मुनाफे की बात है, 9.9% की ग्रोथ के साथ 6,580 करोड़ पर भी ये आंकड़ा रह सकता है। गाइडेंस के लिहाज से 15 से 16% की गाइडेंस कंपनी ने पहले दी थी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। साथ ही जो कामकाज मुनाफे की मार्जिन है, एबिट मार्जिन, वहां पर भी 21 से 23% की गाइडेंस दी गई थी। तो वो जो पिछले तिमाही में दी गई थी, यही गाइडेंस हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मेंटेन कर चलेंगे। और जो बजट रिलेटेड कमेंट्री है, इस पर तो हमारा फोकस रहेगा ही। साथ ही जो प्राइसिंग है, खासकर जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइसिंग रिवाइज होती है, जो रिन्यूअल्स आते हैं, उसको लेकर कंपनी का क्या कहना है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा पूरे के पूरे आईटी सेक्टर का आउटलुक समझने के हिसाब से। क्योंकि टीसीएस ने तो क्लियरली कह दिया था कि यूरोप में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो यूरोप में तो दिक्कतें हैं, ये तो क्लियर आ गया था टीसीएस की तरफ से। इन्फी की परफॉर्मेंस इंटरेस्टिंग रहेगी और स्टॉक भी थोड़ा नतीजों से पहले आपको स्टडी मूव दिखा रहा है, स्टेबल है, बना हुआ है इन्हीं लेवल्स पर। एचसीएल टेक तो ऑफकोर्स आज रनअवे गेन्स आपको दिखाई रहा है, अच्छे लेवल पर है। बट इन्फोसिस में आपको क्या करना है? बंसल जी, एक बार जरा इन्फोसिस का चार्ट देख कर बताएं सर। दीपांशु, इन्फोसिस का अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट तो दीपांशु न्यूट्रल है। इसके अंदर जिनके पास है, नीचे में 1445 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और ऊपर में 1500 के ऊपर निकलेगा तब दीपांशु यहाँ कुछ करेंगे। एज ऑफ नाउ दीपांशु कुछ करना हो तो मेरे को लगता है टीसीएस की तरफ नजर रखनी चाहिए। टेक्निकल पैटर्न बढ़िया है और एक्सपायरी के नजर से दीपांशु टीसीएस में देखें तो 33-35 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इजीली 3400 के लेवल्स को ये स्टॉक इसी सीरीज में तोड़ेगा। एक अच्छा दावेदार है, तो इन्फी को तो दीपांशु लेवल्स टूटने पे ट्रेड करेंगे। एज ऑफ नाउ कुछ करना हो तो टीसीएस की तरफ रुख करें। इन्फोसिस और टीसीएस के बीच बेहतर विकल्प आपको टीसीएस में दिखेगा, ना कि इन्फोसिस। ये है बंसल जी की राय। बट ऑफ कोर्स नतीजों के बाद रिएक्शन आज इन्फी पर ही आएगा और साथ ही एयू स्मॉल, साथ ही ऑफ कोर्स एचसीएल टेक पर आपको आते हुए दिखेगा। बाय द वे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर रखिए नजर। ये काउंटर थोड़ा स्पाइक करने की अभी अभी आपको कोशिश करते हुए दिखा रहा है। सुमित जी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बार चार्ट देखें सर, थोड़ा मूवमेंट में आ रहा है इस समय। कोई ट्रेड दिखता है? 630 का लेवल, बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं दीपांशु। एयू बैंक के अंदर आज क्लोजिंग अगर 630 के ऊपर आ जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर यहां से बाउंस मिलेगा। 615 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और बाउंस बैक के अंदर, पुल बैक के अंदर स्टॉक ऊपर में 650 रुपए से लेके 675 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में दिखा सकता है। 630 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे ये बाउंस बैक कंफर्म होगा। 615 का स्टॉप लॉस लगा के फिर पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं 650 और 675 के टारगेट्स के लिए। 675 का टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर एक मूव आ रही है, रखेगा इस पर नजर। एक और फाइनेंशियल काउंटर जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है और वो है पीएनबी हाउसिंग।
3.5% का उछाल पीएनबी हाउसिंग पर आपको इस समय बनते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ रहा है। आइए एक बार श्रीकांत जी से इसके चार्ट पर एक बार राय ली जाए। श्रीकांत जी, 588 का लेवल पीएनबी हाउसिंग। बिल्कुल, तो देखिए पीएनबी हाउसिंग में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो एक सस्टेन्ड अपवर्ड एक्टिविटी का बना है, और एज कंपेयर टू मैं कहूंगा कि जो प्रीवियस इसमें जो मूव आई थी, इस बार के मूवमेंट में अगर आप देखेंगे तो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें हमने प्राइस एक्टिविटी देखी है। तो बड़े वॉल्यूम और बड़ा अगर प्राइस पैटर्न या प्राइस रिट्रेसमेंट अगर आता है किसी भी स्टॉक में, तो उसमें और भी तेजी देखने मिलती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्टॉक में हमने बड़ी गिरावट देखी थी, 950 के करीब था ये स्टॉक, गिरते गिरते 300 रुपये आ चुका था। तो उसका एक पुल बैक भी हो रहा है इसमें। हमें लगता है कि अगर इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है तो बिल्कुल इसमें बने रहें, ये स्टॉक और भी बढ़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से भी अगर इसे खरीदना है तो मुझे लगता है इसने अच्छा खासा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 587 590 के करीब। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 575 का, और टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 630 और 650 के। तो 600 के पार दिख रहा है श्रीकांत जी को काउंटर। और अनिल जी, इसके लिए तो थोड़ी बधाई आपको भी जाती है सर, क्योंकि मुझे याद है जब मैनेजमेंट बदलाव हुआ था तब 400, इनफैक्ट सब 400 390 के आसपास ये स्टॉक हुआ करता था। तब आपने कहा था कि इस पर अब भरोसा करिए नए मैनेजमेंट पर। 600 के तो मिनिमम टारगेट दिख ही रहे हैं, याद है आपको? इसके आगे अच्छा, और ज्यादा दूर 3-4 महीने पहले मार्केट देखो कहाँ से मार्केट कहाँ से। तो बिल्कुल 600 के टारगेट तो सिर्फ हमने इसलिए रखे थे कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। मेरे ख्याल से कहाँ से वो कैनफिन होम से आए थे ना भाई साहब यहाँ पर, कशौ जी साहब। हाँ, गिरीश कौशली साहब, सबसे पहले इंटरव्यू हमने किया था। देखो अच्छे मैनेजमेंट का ये बड़ा फर्क पड़ता है, उनके आते देखिए चीजें किस तरह से बदली, और स्टॉक भी तो बढ़िया है। और मेरे ख्याल से कुणाल जी राकेश ने कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड किया है अलग अलग मौके पर। होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से, अब भी होल्ड करना चाहिए। तो ये तो बढ़िया स्टॉक एक्शन में आता दिख रहा है। तो एक ज़माने में 700, 750, 800 रुपये भी हुआ करता था। बाद में वो सब जो दिक्कतें हुई थी, हिस्सेदारी बेचने के लिए, हिस्सेदारी बेच, ओएफएस का कुछ हुआ था, अब वापस पुराने लेवल्स पर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो पीएनबी हाउसिंग हमारे रेडार पर भी रहा है, और स्टॉक में आपने बढ़िया मूव देखिए, बढ़िया रिकवरी थोड़ी बाजार में भी आपको अब आते हुए दिख रही है। थोड़ा मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी 17,850 के पास आते हुए आपको दिख रहा है। तो थोड़ा एक्शन अब बाजार में बनाए, देखते हैं कितना सस्टेनेबल है, बट मूव इंटरेस्टिंग आपको बनती हुई दिख रही है। और अल्ट्राटेक सीमेंट काउंटर्स पर रखिए नजर। सुबह भी हम इसकी बात कर रहे थे कि सीमेंट में आज आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। सुबह पालवे साहब दालमिया भारत की बात भी कर रहे थे, अल्ट्राटेक में भी थोड़ा एक्शन अभी बना है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। सिमी जी, एक बार अल्ट्राटेक का चार्ट देखें मैम। दीपांशु, अल्ट्राटेक मुझे लगता है कि चार्ट में कंसोलिडेशन था, आज थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से, इसमें ओवरऑल जो चार्ट है दीपांशु मुझे अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन फेज से रिकवर करके ये बाहर निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करने का सलाह देना चाहिए। और ओवरऑल जो चार्ट फॉर्मेशन है देख के लग रहा है कि मार्केट का थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, तो ये स्टॉक 7250 से 7300 का लेवल भी पार करेगा। 7300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस पार करेगा तो इसमें अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। दीपांशु, अगर मौका मिलता है तो मुझे एक बीटीएसटी का बिगुल बजाना है, मेरे लिए एक बजाइए, मुझे एक कॉल देना है बीटीएसटी का। हाँ? अरे सर, ऑफ कोर्स सिमी जी ने बोला, मना कैसे कर सकते हैं। अच्छा, देखो दीप का भी आजकल बड़ा बायस हो गया आदमी। देखो सुबह बंसल जी ने पूछा, बंसल जी देखा सुबह आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट था, सोचो है, कितने सारे ऑब्जेक्शन, ये वो ऐसा वैसा। अभी सिमी जी कह रहे तो पूछने की बात ही नहीं है। मैं बिगुल बजा दूं सिमी जी के लिए, या बंसल जी आपको कुछ पहले विशेष टिप्पणी करनी है? अनिल जी, कतार के हिसाब से बिल्कुल बजना चाहिए अनिल जी। यहाँ पर ऑन पैनल पर कतार को देखिए अनिल जी, जो व्यक्ति कतार में है, अगर सिमी जी से पहले कोई कतार में है तो पहला बिल्कुल उसका बजना चाहिए अनिल जी। डन। तो आप और सिमी जी की सिचुएशन सेम है। सुबह आप जिस कतार में थे, ना आपके आगे ना पीछे कोई और मैं सहमत नहीं होने जी। और अभी भी सिमी जी के आगे पीछे कोई और नहीं है, लेकिन सिमी जी से असहमत है कुणाल जी। ऐसा अभी कुणाल जी ने इशारे किया है, वो सिमी जी से सहमत नहीं है। और फिर 1 तारीख को मुंबई भी आ रहे हैं। जी कुणाल जी बताएं सर। नहीं अनिल जी, सिमी जी से नहीं, बंसल जी से मैं सहमत नहीं हूँ अनिल जी। ये बंसल जी की निजी व्यक्तिगत राय है, मेरी नहीं है अनिल जी। सिमी जी अगर कतार में हो तो सबसे पहले उन्हीं को वरीयता मिलनी चाहिए अनिल जी, ये मेरा मत है। हाँ, तो इसमें ये बात जो सेकंड हाफ है मेरी बात का, वो सही साबित हुआ कि पहली तारीख को मुंबई आ रहे हैं।
इसीलिए ये जो पहला सेंटेंस इसी वजह से आया था कि प्रेफरेंस सिमी जी को दी जाए, सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर का। बताएं सिमी जी। अनिल जी, फोकस में पूरा है इंश्योरेंस स्टॉक्स, और इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ मुझे अच्छा लग रहा है। एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1313-1314 के आसपास कैश का भाव है, इसी जगह पे खरीदारी करने का सलाह देना है। 1340 का पहला टारगेट, 1355 का दूसरा टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ को खरीद कर चलेंगे। 1290 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 1340, 1355 ये दो टारगेट्स होगा बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब हो सकता है कि आज ही के आज या नहीं तो कल तक होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ 1340, 1355। एसबीआई लाइफ यहाँ पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 1314 के आसपास खरीदारी करने की राय। सिमी जी एक बार जरा स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं। 1290 का स्टॉप लॉस, 1340 का पहला टारगेट, 1355 का दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई। सिमी जी, आप वो मैच वैच नहीं देखती क्रिकेट का? अभी तो नहीं देख रही हूँ अनिल जी। नहीं वो तो पता है, अभी तो शो कर रही है। मार्केट का मूड इतना खराब है ना, पूरा दिन मार्केट में बैठने के बाद मैच देखने का टाइम मतलब इंटरेस्ट भी नहीं होता है, बहुत खराब लगता है। अच्छा, हमको तो लगता है मार्केट खराब है तो मैच देखना चाहिए। हमारे तो इधर साइड में चल रहा है दूसरी तरफ। मैं बहुत 77 for 1 श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका 77। हम तो इधर ऐसे साइड से देख रहे हैं, हमारे तो लगा रखा है। चल रहा है। हमें लगा आप तो देख रही होगी, पता तो है ना मैच हो रहा है। सिमी जी, पता है कि नहीं मैच हो रहा है? वो पता है। कहाँ हो रहा है? हो रहा है पर मैं देख नहीं रही। कहाँ हो रहा है? वो कहाँ, उतना मत पूछिए, उतना पता नहीं है, मैं देख नहीं रही हूँ, कह रही हूँ ना। अच्छा, मैच क्रिकेट का है कि फुटबॉल का? क्रिकेट का ही हो रहा है। आपके पड़ोस में हो रहा है, उधर ईडन गार्डन्स में जाके देखिए। हो सकता है, हो सकता नहीं हो रहा है। हो सकता है। सिमी जी, मार्केट खराब हो तो सिमी जी का मूड खराब हो जाता है। बस जो हो मार्केट के साथ है। आइए सर, अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो बढ़िया टाइम है। आज ये मैच है, कल से हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। हाँ, कल से हॉकी वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, वो भी भुवनेश्वर में है। वो भी मजा आएगा, बढ़िया मजा आएगा तो देखने का। बेल्जियम थी लास्ट टाइम की विनर, आई थिंक वर्ल्ड कप चैंपियन। इस बार तो हम जीतेंगे। होम ग्राउंड है, फायदा तो मिलना चाहिए बिल्कुल। टीम भी मजबूत, बहुत मजबूत टीम है। चलिए, तो ये है सिमी जी की तरफ से। और अब सेठी साहब बिल्कुल उनका स्वागत। बिल्कुल। सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है अनिल जी। फरमाइए अनिल जी। जो आज का पहला स्टॉक है एक सीमेंट स्टॉक है, एनसीएल इंडस्ट्रीज, जो अभी 172 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। अनिल जी, आज के इस बाजार में भी जहां इतनी गिरावट थी, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले बाजार में थोड़ी रिकवरी हुई है, बट सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो लीडर है वो भी पॉजिटिव है, मतलब अच्छा पॉजिटिव है, और उसके अलावा बाकी के सीमेंट स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे रडार पे ये छोटी साइज की सीमेंट कंपनी आई है। इस स्टॉक को मैंने पहले भी कई बार रिकमेंड किया हुआ है। ये सिकंदराबाद बेस्ड एक सीमेंट कंपनी है जिसकी 2.7 मिलियन टन की कैपेसिटी है। नागार्जुना सीमेंट नाम का ब्रांड है जो काफी पॉपुलर है। वहां पे 1800 डीलर्स है इसके, और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स के कारोबार में भी है, जहां एक जर्मनी की कंपनी के साथ इनका टाई अप भी है सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाने के लिए, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस के लिए काम आते हैं। और उसके अलावा कंपनी यूपीवीसी विंडोज, फिर रेडीमेड डोर्स, ये सब के भी कारोबार में है। 2 इनके हाइड्रो पावर प्लांट्स है जिनका इन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स के साथ पीपीए साइन किया हुआ है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। ₹2.5 का पिछले साल डिविडेंड दिया, 1.74% की डिविडेंड यील्ड है। और बाकी एक अच्छी बात यह कि प्रोमोटर्स ने पिछले 4 क्वार्टर में इसमें लगातार अपनी हिस्सेदारी ओपन मार्केट से बढ़ाई है। जो पिछले साल दिसंबर में 44% की हिस्सेदारी थी प्रोमोटर की, वो बढ़ के अब 46.48% हो गई है। तो उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 185 का टारगेट है और 165 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, एनसीएल इंडस्ट्रीज पहली पिक बताएं सेठी साहब। दूसरा भी दूसरा स्टॉक अनिल जी एक कॉन्ट्रेरियन बेट है, एक आईटी स्टॉक है, छोटी साइज की आईटी कंपनी है, जेंसार टेक्नोलॉजीज, जेंसार। ये 211 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एक छोटी साइज की आईटी कंपनी है जो कि मेनली बीएफएसआई, क्लाउड, फिर डेटा और प्लेटफॉर्म्स, इन सब सेगमेंट को कैटर करती है।
कई सारे मार्की इनके क्लाइंट्स हैं और बाकी एक अच्छी बात इस कंपनी के साथ है कि इनके जो दोनों बिजनेस सेगमेंट है, एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें भी इन्होंने दुनिया की दिग्गज कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, अमेजॉन है, गूगल है, इनके साथ टाई अप किया हुआ है। फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ओरेकल और सैप के साथ टाई अप किया हुआ है। पिछले 1-2 क्वार्टर में परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक था, मतलब बहुत ज्यादा कोई एनकरेजिंग परफॉर्मेंस नहीं था, बट वो जैसे बाकी आईटी कंपनीज के साथ हुआ, इनके भी एट्रिशन की प्रॉब्लम्स थी, वेज हाइक की प्रॉब्लम्स थी, वो सब अब सॉल्व हो गई है। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे स्टॉक आ गया है। इसके ईयरली हाइज है अराउंड 550, वहां से करेक्ट होके ये 210-11 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जहां पे वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 10-12 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। और FIS-DIS का भी अच्छा खासा भरोसा है, अराउंड 21.7% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें सभी नामी DIs है जैसे HDFC, निप्पॉन, ICICI प्रू, इवन गोल्डमैन सैक्स भी इन्वेस्टेड है। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष धवन इन्वेस्टेड है। प्लूटस वेल्थ के पास भी इसमें करीबन 3.31% स्टेक है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है करंट लेवल्स पे अराउंड 2.3% की। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। आज चूंकि इन्फोसिस और HCL टेक के नतीजे आने हैं, तो एक बार वो आउट ऑफ द वे होते हैं या वो अच्छे आते हैं और कल अगर बाजार में IT स्टॉक चलते हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। हाल ही में इसमें एक ब्लॉक डील भी हुई थी, उसका भी हैंगओवर खत्म हो गया। परसों ही शायद एक ब्लॉक डील हुई थी इसमें। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाहिए। 225 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 205 का स्टॉप लॉस। ओके, तो जेंसार टेक्नोलॉजीज यहाँ पर खरीदे 225 का टारगेट, 205 का स्टॉप लॉस, और साथ ही NCL इंडस्ट्रीज 185 का टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस। सीटी साहब की 2 कैश कॉल्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अनिल जी से लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बिल्कुल कुछ करने के मूड में नहीं है डाउ फ्यूचर्स। बिल्कुल ऐसे ही एक्शन कल दोपहर को भी हम देख रहे थे, एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार था। फिर ऑफ कोर्स एंड ऑफ ट्रेड 3.25 अंकों की तेजी आई, बट आज इन्फ्लेशन डेटा से पहले डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। यूरोप में आधे से 0.5% की तेजी है। एशिया में मिला जुला कारोबार था, कुछ एक्शन वहां पर नहीं हुआ। कच्चा तेल कल की बढ़त के बाद दायरे में है, रुपया 3 दिन की तेजी के बाद हल्की नरमी दिखा रहा है, बट कुछ बड़ा एक्शन वहां पर भी नहीं है। तो ठीक ठाक ग्लोबल संकेत है सर। हमारे बाजार में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी इस समय दिखाने के मूड में दिख रहे हैं, क्या करना है? दीप, कोई बहुत ताकत वाला मामला तो है नहीं। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ जाए और बड़ी इवेंट के पहले जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आ गया तो यहाँ काट लेना चाहिए, उनकी हल्की फुल्की खरीदारी आ जाए, उतना ही है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस रिकवरी में कितना ऊपर जा सकते हैं, पहली रुकावट ही आपकी बहुत नजदीक दिख रही है जहां पर आप अभी हैं, 17,850, 17,900। 17,850 के कॉल पर 16 मतलब 1 करोड़ शेयर हैं और 17,900 के कॉल पर 2 करोड़ 4 लाख शेयर, यानी कि इस 50 पॉइंट की रेंज में ही 3 करोड़ कॉल राइटर्स आपके खड़े हैं। तो 17,900 के ऊपर जाना मुश्किल होगा, बड़ा पसीना आएगा। उसके लिए चाहिए कि आपको डाउ फ्यूचर्स 50-75-100 पॉइंट ऊपर हो जाए। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से 17,900 पार करना मुश्किल होगा। हाँ, 17,900 तक आप जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। सपोर्ट जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो 17,700 का है, 1.25 करोड़ शेयर वहां पर है पुट पर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसके बीच में 17,800 एक हल्का फुल्का सपोर्ट है। तो अब से लेकर 3 बजे तक 17,800, 17,850 ये आपकी रेंज है। 17,850 के पार निकल कर टिके तो 50 पॉइंट की जगह बनेगी। 17,800 के नीचे 3 बजे के पहले फिर से चले गए तो 17,750 तक आप नीचे आ सकते हैं, 725 तक आ सकते हैं। ये है डेटा में फिलहाल यही दिख रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं दिख रहा है। इसके बियॉन्ड अगर कोई बड़ा एक्शन होगा तो एक्सपायरी के मूव का होगा। बाकी डेटा के लिहाज से बैलेंस्ड है। 17,900 के ऊपर जाने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है, 17,800 के नीचे भी बहुत ज्यादा फिसलने का मन नहीं है, ये आपको डेटा में दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी, 42,000 के आसपास हैं आप। 42,000 के पुट पर 37 लाख शेयर है, लेकिन कॉल्स में 71 लाख शेयर है और यही थोड़ी बाधा वाली बात है। 42,000 पर कॉल राइटर काफी तगड़ा खड़ा है। इनफैक्ट 42,000 के बाद 42,100 से 42,300 की रेंज में भी भारी भरकम कॉल राइटिंग होकर रखी है। सो 3 बजे के पहले आपको 42,000 को पार करके टिकना, बने रहना जरूरी है। ऐसा नहीं टच एंड गो नहीं, टिकना है, ये ध्यान में रखना है। टिकना बहुत जरूरी है। मतलब आप वो मतलब समझे ना कि कहीं झाक पहुंच गए वो ठीक है, लेकिन टिके रहे क्या, तो टिकना जरूरी है 42,000 के ऊपर, नहीं तो नीचे में 41,800 के आसपास सपोर्ट है। तो 41,800 42,000 अभी रेंज दिख रही है। 3 बजे तक 42,000 के ऊपर निकले तो कहीं कहीं 42,100 से 42,300 की रेंज में जाकर वहां पर आपकी तेजी खत्म होगी।
17,850 के ऊपर टिके तो 17,900 तक जा सकते हैं। फिलहाल इससे ज़्यादा तो डेटा दिख नहीं रहे। अब इससे ज़्यादा में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो डाउ फ्यूचर्स एकदम शार्प मूव कर जाए ऊपर, और उसके बाद जनरली क्या होता है, ये अभी अमेरिका में लोगों के उठने का टाइम हो गया है, गुड मॉर्निंग वाला, है ना? और उस समय है ना, कल भी यही बात है। हाँ, वो आएगा अभी थोड़ी देर 4 बजे। हाँ, 2-2:30 बजे अभी, मतलब है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले जो लोग हैं वहाँ पर सच्ची में है। तो मतलब वहाँ पे भी होते ही, अरे भाई हर जगह होते, कहीं ज्यादा होते कहीं कम होते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ अर्ली मॉर्निंग राइजर्स ज्यादा है, उधर लेट नाइट सोने वाले ज्यादा होंगे, हमें क्या पता, होते तो होंगे ही। तो जो जल्दी उठने वाले हैं वो, और वो जो डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले उनका समय अभी आने वाला है थोड़ी देर में, तो थोड़ा एक्शन ऊपर नीचे का शुरू होगा। तो डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखते हुए डिसाइड करें, बट हाँ आखिरी घंटे में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत तेजी बने ऐसे डेटा दिख नहीं रहे। बिल्कुल सर, ठीक है। तो बड़ी तेजी नहीं, बट एटलीस्ट हल्की फुल्की एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, पिछले 6 सेशन से 42,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं हो रहा। यस, अभी भी 42 एग्जैक्ट कोशिश अभी भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। निफ्टी तो देखो खराब है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं, रोज ही खराब है। बैंक निफ्टी अगर 42,000 होल्ड कर पाए क्लोजिंग में तो रिलीफ है। डन सर। तो चलिए, ये है राय, इस समय मार्केट पर हल्की फुल्की रिकवरी आ सकती है। बट एक स्टॉक जिसकी शुरुआत अच्छी हुई थी और उसके बाद बड़ी गिरावट आई है, वो है नैल्को। वैसे तो पिछले दिनों में मेटल्स में अच्छी तेजी रही है, नैल्को का भी अच्छी मूव आई है, बट आज नैल्को क्यों इतना फिसला है, बाकी मेटल्स के मुकाबले इसमें ज्यादा गिरावट क्यों है, आइए इसके बारे में समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, पर्टिकुलरली नैल्को से क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, कोटक इंस्टीट्यूशन की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिस हिसाब से स्टॉक में रनअप दिखा था पिछले कुछ दिनों में, अब उन्हें लगता है कि स्टॉक काफी ज्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, एक्सपेंसिव हो चुके हैं स्टॉक के, इसलिए उन्होंने स्टॉक पे डाउनग्रेड की रिपोर्ट निकाली है, जहां पर रिड्यूस से उन्होंने सेल की रेटिंग दी है, और जो टारगेट तो उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से वो कमी है, 70 रुपए के आसपास का टारगेट उन्होंने फिलहाल रखा है। उनका कहना है कि कंपनी की जो अर्निंग्स होगी FY23 से FY25 तक वो सीमित दायरे में रहेगी, क्योंकि उनका मानना है, कोटक का ऐसा मानना है कि एल्यूमिनियम की जो कीमत है वो वहां पर लिमिटेड अपसाइड है, जो अपसाइड है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो चुका है प्राइस को लेकर, और जो वैल्यूएशन है वो भी काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, और जो अर्निंग्स आएंगे अगले 2 साल में वो एक दायरे में रहने वाले। तो ये कंसर्न्स यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। हाल ही में जो तेजी आई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड इतने कुछ खास नहीं नजर आ रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि फ्री कैश फ्लो FY23 से 25 की बात करें तो नेगेटिव हो सकता है, तो ये भी पॉइंट कोटक ने रेज किया है। इसके पीछे उन्होंने ये कहा है कि जो केपेक्स है कंपनी का और जो सरप्लस कैश है वो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, इसके चलते फ्री कैश फ्लो वो नेगेटिव हो सकते हैं आने वाले 2 साल में। ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में आय जो होगी वो 2 साल जो एक्सपेक्टेशन था आने वाले 2 साल में जो आय आने वाली थी नए केपेक्स से वो धीमी गति से आएगी, हो सकता है वो 2 साल में जो टारगेट है वो पूरा ना हो, ऐसा कोटक का मानना है। और जो कंपनी के 2 नए प्रोजेक्ट्स है उससे भी जो रेवेन्यूज और जो आय आने वाली थी वो भी डिले हो सकती है। तो काफी सारे कंसर्न्स निकल के आए हैं, जिस हिसाब से रनअप था, वैल्यूएशन 6.7 के आसपास, 6.57 के आसपास हो चुके हैं ईवी टू एबिटा देखे तो 1 ईयर फॉरवर्ड में, तो इसलिए कोटक ने इसे डाउनग्रेड किया है। तो कह रहे हैं कि अब इससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी कंपनी की तरफ से, आने वाले 2 साल में तो नहीं आएगी। 2 साल में नहीं आएगी? हाँ। ओके, तो नैल्को पर रखें नजर। हालांकि हम चाइना की रीओपनिंग से देख रहे हैं मेटल्स में फिर से जान आई, पिछले 6 दिनों से अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, बट कोटक का डाउनग्रेड आया। जैन साहब, आपके रेडार पर है नैल्को, जिस तरह से परेशानी बन रही है, वायदा कारोबार का स्टॉक है, बट कोटक का डाउनग्रेड आया है, और वो उस समय के बीच जब हम देख रहे हैं मेटल्स में एक बार फिर से जान आई है। नहीं, बात सही है आपकी। और देखिए, मेटल्स के स्टॉक है, वैसे भी ये ट्रेडिंग ओरिएंटेड ज्यादा है, तो मैं तो कोई बहुत ज्यादा, मतलब इनमें अगर जो भी एंट्री लेते हैं तो अपने टारगेट्स और उसके हिसाब से करें। बट एक चीज और अच्छी है कि बहुत करेक्टेड है, और ये सेक्टर में ओवरऑल डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है। जो चाइना वाली न्यूज हो सकता है आज एक प्रॉफिट बुकिंग डे हो, काफी नीचे से चला हुआ भी है, 70-72 रुपए से अगर इन लेवल्स में चल जाता है तो इन स्टॉक्स में करेक्शन आता है। बाकी आई एम नॉट वेरी बेरिश ऑन द मेटल्स, और पर्टिकुलरली नैल्को मुझे काफी करेक्टेड लग रहा है, और फंडामेंटल सस्ते हैं, तो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी मैं फ्रेश खरीदारी कराए जनरली चलाकर मैं मेटल स्टॉक्स में नहीं देता। मैं ये जरूर बोलता हूँ कि जो कमोडिटीज को समझते हैं वही इन स्टॉक्स में ट्रेड करे। सिक्लिकल स्टॉक्स है, कमोडिटी स्टॉक्स है, तो काफी आपको ट्रेडर ओरिएंटेड होना पड़ता है रादर देन इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में। तो ये है आपके लिए मेटल्स पर आए, ट्रेडिंग माइंडसेट रखें, फिर भी थोड़ा एक्शन है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं इन पे हो रहा है, और अभी तो आप देख भी रहे हैं कि बाकी मेटल्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, नैल्को इन पर्टिकुलर काफी गिरा हुआ है कोटक के डाउनग्रेड के बाद स्पेशली। हिमांशु जी, एक बार जरा चार्ट्स पर भी देख लें सर, नैल्को 3% नीचे, ये वापस एंट्री के लेवल्स हैं या फिर और कमजोरी आ सकती है?
गुड आफ्टरनून टू यू दीप। देखिए, पहली बात तो ये कि नेल्को एक लेट परफॉर्मर रहा है, मेटल्स में सब में तेजी देखने को मिली, उसके बाद नेल्को में पिकअप आता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स, जो पोजिशनल चार्ट्स हैं, मैं कहूँगा वो पॉजिटिव बन चुके हैं। तो मुझे लगता है 80 रुपए के आसपास अगर सपोर्ट स्टॉक आता है तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है, और पोजिशनल तौर पर यहाँ पर 90 से 95 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और दीप, इसके साथ साथ अगर कोई कतार में ना हो तो एक बिगुल की गुजारिश है। आई बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक्सपायरी का ट्रेड है, हीरो जीरो ट्रेड है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है सिर्फ। बैंक निफ्टी में 42,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है अभी की एक्सपायरी का। जो आज की एक्सपायरी है लगभग 65-67 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 20 रुपए का। 65-67 रुपए के लेवल्स हैं, 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 42,000 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से 120 और 150 रुपए तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में 42,000 की पुट में देखने को मिल सकते हैं। 42,000 के आसपास बहुत हैवी कॉल राइटिंग है और मुझे लगता है 41,800 की तरफ एक्सपायरी होती हुई नजर आ सकती है। 42,000 की पुट खरीदने की राय आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। थोड़ी देर का ही एक्शन बचा है बाजार में और उसमें आप देख रहे हैं 42,000 की पुट खरीद कर चले। 65 के आसपास आपको मिलेगी, डबल होने की क्षमता यहां से रखती है। एक तरह से अगर आप चाहें तो हीरो जीरो ट्रेड भी इसे आप मानकर चल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी नजर रखिए, थोड़ी रिकवरी आ रही है बट कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आ रही और वापस 42,000 के आसपास ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर आइए, 2:45 बज गए हैं और वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। वसीम साहब, स्वागत है आपका। एक बार फिर से थोड़ा सुस्त हो रहा है बाजार, वीकली एक्सपायरी का भी इंतजार। अपने अपडेट्स और बाजार पर एक बार आउटलुक दें सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए दीपांशु, पहली बात तो आज सीपीआई के नंबर हैं यूएस में, और मुझे लगता है नंबर आर जस्ट फॉर नंबर्स। दे विल ऑल मार्केट्स आर डिस्काउंटिंग ऑल न्यूज, और मुझे लगता है कल से यूएस विल स्टार्ट अ वेरी वेरी फ्रेश रैली, बिकॉज टिल द 1st of February देयर इज नो अदर इवेंट, एंड फॉर अस दैट मीन्स द बजट। तो मुझे लगता है मार्केट्स आर डीपली ओवरसोल्ड, और जो हेज करके जिन्होंने चाइना या जो भी कारण था ईटीएफ फ्लोज का, दैट इज डन विद। नाउ इट्स अ टाइम टू बाय और ब्लू चिप्स व्हिच यू वांट, बिकॉज देयर इज मनी टू बी मेड इन द नेक्स्ट वीक 10 days ऑन द अपसाइड। अपडेट दे दूं, कल आपको अल्ट्राटेक, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील दिया था। आज के 3 टॉप गेनर्स हैं। मैंने सुबह भी आपको एनटीपीसी किया था, अब आपके लिए 2 पिक्स हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, प्लीज बताएं। एक तो मैंने एनटीपीसी सुबह भी कहा था, एनटीपीसी इज अ नो ब्रेनर। 174 का टारगेट है, 163.50 का स्टॉप लॉस। उसके अलावा आप अशोक लीलैंड लीजिए, 146 हाफ में। This is a no, in the sense the type of market order flow for the bus market is humongous. So I think this is headed to 155, stop loss of 150, 42.50. And Z has indicated that by the end of next week, they should get all the approvals from CCI regarding the merger with Sony. So Z Entertainment at 225 is a must-have in a portfolio. Stop loss of 220. टारगेट ऑफ 240 which can come by next week. ओके, तो ये है आपके लिए भसीन साहब की तरफ से जी। यहां पर करके चलिए खरीदारी। 240 का टारगेट, 220 का होगा स्टॉप लॉस। और सुबह जो 2 कॉल भसीन साहब ने दी थी, 4 कॉल दी थी, उसमें से 2 कॉल्स अशोक लेलैंड, यहां पर आप बढ़िया एक्शन देख सकते हैं। 155 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करें। और एनटीपीसी, ये भी भसीन साहब को पसंद आ रहा है, 174 तक के टारगेट के लिए यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो इन काउंटर्स पर रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ और पिक्स के लिए। जी, अशोक लेलैंड और एनटीपीसी, ये 3 काउंटर्स भसीन साहब के रेडार पर इस समय आ रहे हैं। रेडार पर कुछ और स्टॉक्स भी आ रहे हैं जहां पर आपको थोड़ी रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। एसआरएफ की बात हुई थी, एमसेक्स, दोनों मूव कर रहे हैं। मूव निचले स्तरों से थोड़ी फेडरल बैंक पर आ रही है, इस पर रखिएगा नजर। हीरो मोटो पर आ रही है, इस पर भी रखिए नजर। ये काउंटर भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है और थोड़े एक्शन आपको एलएनटी में भी दिख रहा है। जैन साहब, एक बार फिर से सारे जो कैपिटल गुड्स शेयर्स हैं, स्पेशली आज के सेशन से एक रिकवरी के मूड में आ रहे हैं। तो सुबह हमने देखा कमिंस पर ब्रेकआउट आया, उसके बाद एलएनटी एक्शन में आया और उसके बाद सीमेंस में भी हमने खरीदारी देखी। ये थोड़ा बजट रिलेटेड रोटेशन हो रहा है, इस स्पेस के लिए बाजार कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है इस समय? नहीं, सर्टेनली आई एम वेरी बुलिश ऑन कैपिटल गुड्स। और समहाउ मैं 2023 में अगर कोई वन ऑफ माय टॉप सेक्टर्स है तो मैं इनफैक्ट
कैपिटल गुड्स को दिया हूँ। सीमेंस है या कमिंस है या एबीबी है या कई छोटी छोटी कंपनियां, इवन जो वोल्टैप है, ये सारे मैंने एलएनटी है ही है, तो ये सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं बजिंग है और आगे भी आने वाले दिनों में चलेंगे। और बजट में देखते हैं जिस तरीके से पिछले साल भी इंफ्रा के ऊपर पुश रहा है और ये फुल फ्लेजेड बजट है इलेक्शन ईयर के पहले, तो कुछ बड़े बड़े कैपेक्स या कुछ मेजर्स और बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स सी। सो जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर। तो बुलिश हैं जैन साहब इस स्पेस पर, और नजर रखिए नजर, सारे कैपिटल गुड शेयर्स आज परफॉर्म कर रहे हैं सिवाय एक के, और वो है BHEL। बाकी सारे कैपिटल गुड्स में आपको खरीदारी दिख रही है। BHEL आज आपको सुस्ती में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुआ है, बट ये अभी भी कमजोर है, 80 के नीचे है। सुमित जी से एक बार BHEL पर पूछा जाए। सुमित जी, बाकी मूव कर रहे हैं, BHEL में क्या चल रहा है सर, और ये 80 के ऊपर आ सकता है? दिपांशु, साइडवेज मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक के अंदर 78 का नीचे में सपोर्ट बना है, 84 का ऊपर में रेजिस्टेंस बना है, और इसी रेंज के बीच में एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन ऊपर ऐसे करके जिगजैग मूव भेल दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है जब तक ये 77-78 का सपोर्ट नहीं तोड़ता है तब तक पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 82-84 का लेवल टूटने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा और फिर एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों में भेल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी कोई भी ब्रेकआउट आएगा उसके बाद करना। तो ये है आपके लिए BHEL। थोड़ा मूव करने दीजिए, फिर यहाँ पर आप एक्शन आते हुए देख सकते हैं, बट फिलहाल तो बहुत ही सुस्त बना हुआ है ये काउंटर इस समय। बट काउंटर्स जहाँ पर सुस्ती नहीं दिख रही है आपको, वहाँ पर एक बार आप करिए फोकस। सिप्ला ये भी आज थोड़े मूड में दिख रहा है, बाकी फार्मा शेयर्स का तो पता नहीं, बट सिप्ला में थोड़ा एक्शन है। कल नेगेटिव ब्रोकरेज कमेंट्री पर सिप्ला थोड़ा कमजोर था, आज थोड़े रिकवरी के मूड में है। श्रीकांत चौहान साहब, सिप्ला का चार्ट देखें सर, इसमें कोई इंटरेस्ट? बाकी फार्मा का में एक्शन नहीं है, बट आज सिप्ला मूव कर रहा है सर। दीपांशु, देखिए हमें लगता है कि यहाँ पे भी काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। ये स्टॉक लगभग कुछ 1180-1200 के करीब ट्रेड कर रहा था इन द मंथ ऑफ नवंबर। वहां से गिरते गिरते 1050-1030 के करीब आ चुका है, और एक अच्छा मैं कह सकूंगा कि एक करेक्टिव पैटर्न इसमें बना हुआ था। उस करेक्टिव पैटर्न का एंड पॉइंट ऑलमोस्ट रीच कर चुका है, और अगर इसके फंडामेंटल्स भी देखें तो 25-26 के कैगर पे ये ट्रेड करने वाला स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस लेवल पे अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। और जैसे कि अभी कुछ रिसेशन की बातें चल रही है कि शायद आने वाले 3-4 महीने में या 6 महीने में हम रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड भी देख सकते हैं यूएस में, उस केस में ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे रहेंगे। तो मुझे लगता है ये बेस्ट एंट्री लेवल है। अगर इन्वेस्टमेंट का भी हुआ तो बिल्कुल खरीदे, अगर ट्रेडिंग का भी हुआ तो भी यहाँ पे खरीदे। और आज के जो लोवेस्ट लेवल्स है 1040 के, तो 1030 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स हम रखेंगे वापस 1100 और 1120 के। यह है आपके लिए राइस सिप्ला पर आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 129 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NIACL। NIACL के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। NIACL के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव 1-2 दिनों के अंदर ऊपर की तरफ दिखा सकता है। खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 125 रुपए का नीचे में इसका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर इसका जो टारगेट बनेगा 135 का पहला टारगेट बनेगा, 138 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो NIACL के अंदर खरीदारी करें 125 के स्टॉप लॉस से 135 और 138 के टारगेट्स के लिए। तो यह है आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। बजट से ठीक पहले इंश्योरेंस स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ साथ GIC भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये स्टॉक भी आज देखिए दिन की उच्चतम दोनों साथ में मूव करना शुरू कर बाय 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 बाय। बढ़िया है, ऐसा भाईचारा बना रहना चाहिए। मजा रहता है, गिरने में भी रहता है साथ साथ ही गिरते हैं एकदम। अच्छा, बाय द वे सिमी जी की तरफ से भी एक बिगुल है, पहले उनसे भी बात कर ली जाए। सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। सिमी जी, पहले श्रीकांत जी का SRF, उसके बाद सिमी जी आपका SBI लाइफ, फिर सेठी साहब ने NCL इंडस्ट्रीज, जेनसार, और सुमित जी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस दिया है। अब बताइए, अभी भी आपका मूड खराब है? सारे के सारे बाय कॉल आए।
बिल्कुल नहीं अनिल जी, बिल्कुल हाँ, नहीं। फिर ठीक है। हाँ, अब बताइए। शुरू हुआ है तब से मार्केट रिकवरी मोड में भी है और मेरा भी मूड अभी बहुत ही मस्त है। वेरी नाइस। अभी मैं वापस एक खरीदारी का ही कॉल देने जा रही हूँ। जी बताएं। देखिए मार्केट का मूड बहुत खराब है। अब इस मार्केट में थोड़ा बहुत खरीदारी करने का सलाह भी देना मुश्किल है, पर एक स्टॉक जिसमें अभी तो आपने कहा खराब नहीं है। नहीं, ओवरऑल मार्केट अनिल जी, ये जो आज निफ्टी जो 17,800 का लेवल तोड़ा है ना, वो देख के खराब लग रहा है। अच्छा। जो भी क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे। ओके। मेरा जो कॉल है अनिल जी, उसको लेके मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे जस्ट पहले ही सुमित ने एक गवाया है। सुमित का ही फेवरेट शेयर है जो मेरा नजर में आया है, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज। इस पूरा मार्केट में जहां पे पूरा मार्केट वीक है, रिको ऑटो में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। लगातार ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। आज ये स्टॉक एक नया 52 वीक हाई ब्रेक करने के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे रिको ऑटो को खरीद कर चलेंगे। 88 का स्टॉप लॉस के साथ रिको ऑटो को खरीदने का सलाह होगा। 97 का पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट और 105 का तीसरा टारगेट के लिए रिको ऑटो को खरीद कर चलेंगे। ये स्टॉक पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है, पूरा सेक्टर को भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ऐसा माहौल में थोड़ा बहुत खरीदारी करके देखना है, तो रिको ऑटो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पे खरीदारी का सलाह दिया जा सकता है। ओके, तो रिको ऑटो, इस पर रखिए नजर। ट्रिपल डिजिट में आने की तैयारी में है सिमी जी के रेडार पर। बाय द वे साइंट इसके नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद स्टॉक में थोड़ी और जान आती हुई दिख रही है, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स नतीजे के काफी अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा डबल होकर आया है, 80 करोड़ से मुनाफा बढ़कर आपके लिए 156 करोड़ का आया है तिमाही दर तिमाही के आधार पर। तो मुनाफे पर तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आय की बात करें तो यहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लगभग 1400 करोड़ से बढ़कर 1618 करोड़ की आय भी आपको आती हुई दिखी है। तो दोनों पैरामीटर्स पर अगर आप देखें, कुणाल जी आप एक बार चार्ट भी निकाल लें सर, साइंट की आपके पास आ रहा हूं, बट दोनों पैरामीटर्स पर अगर आप देखें तो बढ़िया नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा अनुमान से बेहतर ही ये नंबर्स दिख रहे हैं जहां तक साइंट का सवाल है। बाजार ने अच्छे मुनाफे का अनुमान लगाया था, बट उससे भी करीब 10-12 करोड़ ज्यादा ही ये मुनाफा आपको आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी चार्ट पर भी देखें, अब 4% ऊपर नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ साइंट। देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, नीचे के लेवल्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा कूल ऑफ हो जाए तो नीचे के लेवल्स पर बाय करना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक आपको 855-860 के आसपास मिलता है तो उन लेवल्स पर साइंट को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक 900 के लेवल्स आपको दिखा सकता है, तो 900-910 के लेवल्स के लिए साइंट को गिरावट में मेरी खरीदारी करनी है। अनिल जी 13.2% के मार्जिन आए हैं, 3% बढ़कर आए, 10.2% से बढ़कर 13.2% की मार्जिन। आई थिंक मोर देन मुनाफा और टॉप लाइन तो अच्छी है, बट मार्जिन का जो एक्सपेंशन है, अच्छा खासा एक्सपेंशन है, अनुमान से भी बेहतर, वो बाजार को पसंद आएगा। बहुत ही जबरदस्त नतीजे हर एक पैरामीटर पर आपको नजर आएंगे। तो आइए देखते हैं साइंट के नंबर्स पर दमदार एक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं नई दिल्ली और ऑटो एक्सपो, वहां पर जबरदस्त एक्शन है। सुबह भी हमने आपकी मुलाकात करवाई स्वाति खंडेलवाल से, और आज फिर जो पहले 2 दिन मीडिया के लिए रिजर्व हैं, यानी कि तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल्स पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, लेकिन कल से पब्लिक के लिए भी खुलेगा ये ऑटो एक्सपो। तो उससे पहले ही आप जान लीजिए, समझ लीजिए ऑटो एक्सपो की खास बात है। स्वाति, सुबह सुबह जो आपने ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर की जो गाड़ी दिखाई जिम्नी, आहा, उसकी तो चर्चाएं पूछिए मत, इतनी जबरदस्त हो रही है। और न्यूज रूम में सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कब स्वाति ये कार हम में से किसको गिफ्ट करेंगी। लेकिन तब तक आप बताइए और कौन कौन से बढ़िया दमदार लॉन्चेज हुए, क्या क्या डेवलपमेंट और हुए? सर मैं एक्चुअली जहाँ पर अभी खड़ी हूँ वो जिम्नी के थोड़ी सी दूर है, वहाँ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और ये मीडिया पूरी तरह से इधर ही मौजूद है, क्योंकि जिम्नी की जो फैन फॉलोइंग जैसे मैंने कहा था वो ज़बरदस्त है। और मैं अपने दर्शकों को ज़रूर ये गाड़ी अप क्लोज पर्सनल दिखाऊंगी, क्योंकि ये पहली बार, जैसे मैंने बोला, ग्लोबली ये फर्स्ट टाइम इंडिया में सबसे पहली बार दिखाई गई है, तो इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है। बट इसके अलावा भी आई थिंक इस बार ऑटो एक्सपो बहुत रेलेवेंट रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ जहाँ ये दिखाई जा रही हैं वो प्रोडक्शन रेडी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पे नहीं है, बट ये रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने या तो लॉन्च किए हैं या लॉन्च करने जा रहे हैं या दिखा रहे हैं। तो अगर हम मारुति की बात करें और जिम्नी की मैं स्पेसिफिकली यहाँ बात करूँगी, फ्रॉन्क्स की बताई थी मैंने आपको बात, लेकिन जिम्नी पर पहले चलते हैं और मैं आपको ये गाड़ी क्लोजली दिखाने की बात कर रही हूँ। सो ये है, यहाँ पर देखिए हम
आ गए हैं इतनी भीड़ को लांघते हुए। दिस इज़ द कार फॉर यू सर। और ये एक SUV है, ऑफ रोडर है, जैसा आप देख सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस 1.5 लीटर इंजन में आपको फ़िलहाल ये मिलेगी। बुकिंग्स कंपनी ने इसकी शुरू कर दी हैं और बेहद सराही जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग ऑलरेडी इस पे लाइन अप कर चुके हैं। इसका जो लुक है वो जीप जिप्सी की आपको याद दिलाएगा, और जिप्सी की फैंस तो पहले थे ही, जिमनी का इंतजार कर रहे थे, और ये जिमनी हमारे सामने यहाँ ऑटो एक्सपो में आपके लिए मैंने लेकर आई हूँ। और आप देखेंगे इसके बारे में कंपनी बताएगी, बट स्प्रिंग में ये लॉन्च होगी और प्राइस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 लाख के करीब ये रेंज में होनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स कंपनी ने इस पर कोई कमिटमेंट अभी नहीं दिया है, बट गाड़ी को आप देखिए, इवन पीछे से देखिए, बहुत दिस इज़ एन ऑल ग्रिप कार जो बिल्कुल ऑफ रोड में बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी। और बहुत अलग चीज़ है जो मारुति की तरफ से आप ये देखेंगे। नॉर्मली वो स्मॉल कार मेकर्स हैं, अब धीरे धीरे करके वो प्रीमियमनेस की तरफ जाने। फिट फिनिश क्वालिटी पर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए गाड़ी अंदर से कैसी दिखती है। सो ये है आज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन फ्रॉम मारुति सुजुकी एंड एक्चुअली ऑटो एक्सपो के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो छोटे मोटे लॉन्चेस और दूसरी कंपनीज ने किए हैं। बट मैंने फ्रॉन्क्स की बताई थी आपको बात। MG की एक हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड गाड़ी है जो उन्होंने दिखाई लॉन्च, जो दूसरे देशों में बिक रही है, भारत में भी वो जल्द आएगी। BYD की सील है जिसके बारे में मैं डिटेल्स लेकर आई थी, बट वो दूसरे हॉल में, वो दूर है यहाँ से। सो आज का दिन भी बहुत एक्साइटिंग रहा है अब तक। और कुछ टू व्हीलर्स हैं विच आर मोर ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। फ्लैगशिप नाम नहीं है, हीरो, TVS, होंडा, सुजुकी, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन कुछ नई कंपनीज जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाले हैं वो है यहाँ पर। स्वाति, दीप ये कह रहे हैं कि ये जो आपने इतनी बढ़िया गाड़ी बताई है, और आप कह रहे हैं कि स्प्रिंग यानी कि बसंत पंचमी के आसपास रंग भी वैसे ही है, एकदम ग्रीन वाला। दीप कह रहे कि हम दोनों को एक इसकी ट्राई करनी चाहिए गाड़ी चलाने की। दीप बोले सर आप चलाइए, मैं साइड में बैठूंगा। उल्टा अच्छा, आप चलाएंगे, मैं साइड में बैठूंगा। ओके, मतलब हम दोनों आगे वाली सीट पे बैठेंगे। तो प्लीज ऐसा कुछ एक अरेंज करवाइए हमारे लिए कि हम ये टेस्ट ड्राइव इस बार, हर बार तो स्वाति करती है, कभी हमें भी करना चाहिए। नहीं, इसके बदले में आप चाहें तो हमारा मॉर्निंग वाला शो आप कर सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, वो शो ही आप गाड़ी से करेंगे तो मजा आएगा। अरे वाह, कुछ नया देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत ही जबरदस्त ऑटो एक्सपो से। मैं पीछे आराम से बैठूंगी सर, मैं आप लोगों को गाइड करती रहूंगी। मैं पीछे बैठ जाऊंगी क्योंकि मुझे पीछे बैठने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है, मैं ज्यादातर ड्राइवर सीट पे ही रहती हूँ। दीप का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आगे चलाते वक्त पीछे से गाइड होने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाते वक्त। धन्यवाद स्वाति, ये बहुत ही बेहतरीन कवरेज आपने ऑटो एक्सपो से सारी गाड़ियों का दिया है। और हाँ, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी बता दूं, आज शाम की हमारी खास कवरेज। क्या आप जानते हैं कि चाइना की सबसे बड़ी कार कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है? जी हाँ, यही फ्यूचर है। और देर सवेर हमारे देश में भी बाजी वही मारेगा जो ईवी और नई टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। आज ऑटो एक्सपो में MG मोटर्स की हाइड्रोजन कार MG एनिक 7 लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। तो टाटा ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की ईवी हैरियर और सियरा से पर्दा हटाया है। मारुति की 5 डोर SUV जिमनी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और साथ ही क्रॉसओवर फ्रॉन्स भी आज लोगों को पसंद आ रही है। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी ऑटो एक्सपो में हो रहे नए लॉन्चेस की करेंगे बात, और बताएंगे कैसे और कितनी तेजी से ऑटोमोटिव की पूरी दुनिया बदल रही। तो देखना ना भूलिएगा फ्यूचर कार पर होके सवाल पार्ट 2 आज शाम 6 बजे। ये हमारा विशेष शो है जो मिस मत कीजिएगा। ओके, अरे एक मिनट, एक आध और इंटरेस्टिंग कार दिख रही है। सब मुझे अभी भी ऐसा तस्वीरें नजर आई, जरा कोशिश करते हैं दीप की कुछ और भी नया। हाँ, मतलब ऑटो एक्सपो से बढ़िया गाड़ी। ये देखिए, हाँ, ये फ्रॉन्क्स। हाँ, ये फ्रॉन्क्स तो सुबह आई थी, ये वाली है ना, ये वाली। हाँ, ये भी एक और नई कार जो फ्रॉन्क्स है। अच्छा स्वाति इसके बारे में बताइए। जी स्वाति बताइए। जी फ्रॉन्क्स। जी, तो ये दूसरी SUV है जो मारुति ने आज जिसकी बुकिंग शुरू की है। गाड़ी रेडी है टू बी लॉन्च्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका डिज़ाइन एलिमेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये SUV स्पेस में इसकी 5th एंट्री है। ओवरऑल अगर हम देखें अभी तक जो उन्होंने गाड़ियाँ दिखाई हैं, SUV में यह फोकस रहेगा। आगे कंपनी ने कंफर्म कर दिया है, मार्केट लीडर बनना चाहती है SUV की इस साल। और अंदर से भी ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम काइंड ऑफ फील दे रही है। आपको शियाज की याद आएगी थोड़ी सी इससे, बट ओवरऑल डायमेंशन प्रोपोर्शंस अच्छे हैं।
ऑलरेडी कुछ लोग इसको शूट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बट फिर भी ये गाड़ी और बूट स्पेस में ज़रूर दिखाना चाहूँगी। यहाँ बूट इसका बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया है सर, और ये इसमें आपको बहुत सारी जगह मिलती है एंड लोग प्रिफर करते हैं व्हेन दे गो फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। ये देखिए द डेप्थ दैट यू गेट, यहाँ आराम से 3-4 सूटकेस बड़े से आप रख सकते हैं और इसको चला सकते हैं। सो फ्रॉन्क्स एक और एसयूवी फ्रॉम मारुति सुजुकी जो रेडी है, दिस इज बीन अनवील्ड, इसकी बुकिंग शुरू हो गई है, कुछ ही महीनों में ये लॉन्च हो जाएगी। ओके, तो फ्रॉन्क्स और जिम्नी दो आज बेहतरीन कारें मारुति की तरफ से पेश हुई हैं। तो ये आज का ऑटो एक्सपो का एक्शन, और शाम 6 बजे भी इसी पर हमारी विशेष कवरेज मिस मत कीजिएगा। ओके, तो कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है इन कारों को देखकर। कुणाल जी, खरीदने का मन है या वहां जाकर देखने का? नहीं अनिल जी, ना खरीदना है न जाकर देखना है अनिल जी। मुझे तो ये जो आपका सजेशन है, कौन सा, कि गाड़ी में बैठकर शो किया जाए अनिल जी, हम लोग पीछे की सीट पर बैठे अनिल जी, और आप स्टीयरिंग व्हील पर अनिल जी, और साथ में शो हो रहा हो अनिल जी, गजब हो जाएगा। तो आप कहे तो अनिल जी उसका बंदोबस्त करते हैं। तो फिर अगर इतना ही आपको शौक है, क्यों ना एक बार एरोप्लेन भी किया जाए। है कॉन्फिडेंस आप में? अनिल जी, एरोप्लेन का स्पॉन्सर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन गाड़ियों का स्पॉन्सर नहीं, एरोप्लेन तो मिल जाएगा। ये मेरे पायलट होने पे कॉन्फिडेंस है क्या आपका? एरोप्लेन की प्रॉब्लम नहीं है, उड़ाऊंगा मैं। जी बंसल जी। अनिल जी, आपने पूछा कॉन्फिडेंस। अनिल जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, गाड़ी तो आप चला लेंगे अनिल जी। आप प्लेन चलाने का कॉन्फिडेंस करें अनिल जी, हम प्लेन में भी शो करने को तैयार हैं अनिल जी। भाई साहब मेरे ही खिलाफ है, आपकी बात छोड़ो। चलिए, तो ये है आपके लिए ऑटो एक्सपो की शानदार गाड़ियां, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली वालों के लिए तो आराम से नजदीक के दर्शन भी हो सकते हैं अगर देख के आना चाहिए। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं। अनिल जी, भाई का स्टॉक रडार पे आया है, 218, 219 अभी भाव चल रहा है स्टॉक का। स्टॉक का नाम है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक कल का हाई ब्रेक कर रहा है, और स्टॉक के अंदर वैसे भी ट्रेंड तेजी का है। तो ये स्टॉक के अंदर जैसे मार्केट में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखाएगा। 211, 210 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है। 211 के स्टॉप लॉस से जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस बना रखे हैं वो लोग होल्ड करें। स्टॉक जैसे ही ऊपर में 220 रुपए का लेवल तोड़ेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दिखाता है तो फिर जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 211 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 230 का इसका होगा पहला टारगेट। 230 का लेवल निकलने के बाद 235 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एनबीआई हाउसिंग फाइनेंस के बाद जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, और पूरे स्पेस में है जबरदस्त एक्शन, और जबरदस्त एक्शन है बाजार में 3 बजे के पहले उसके आसपास 17,850 को ट्रेड करता हुआ, क्रॉस करता हुआ निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा, और 42,000 के नीचे बंद नहीं होना है, ये बैंक निफ्टी को अच्छे से पता है। तो आखिरी मिनटों में रिकवरी बेहतरीन होती दिख रही है, और ये रिकवरी थोड़ी बहुत आपको डाउ फ्यूचर्स में, नैस्डैक में भी दिख रही है। भले 1 पॉइंट ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स और 4 पॉइंट नीचे ही डाउ फ्यूचर्स बचा है, लेकिन हल्की रिकवरी वहां भी आती आपको नजर आएगी। बढ़िया आगे कच्चा तेल एक्शन में है भरपूर, लेकिन $80-82 के आसपास आने के बाद लाइफ में है ढेर सारा कंफ्यूजन, बढ़ेगा या घटेगा। आइए बुल वर्सेस बेयर कच्चे तेल पर वरुण और नेहा। इंटरेस्टिंग मुकाबला तो मृत्युंजय और नेहा का होना चाहिए, लेकिन वरुण और नेहा का हो रहा है। वेरी नाइस। ओके वरुण, शुरुआत कीजिए। डेफिनेटली अनिल जी, तो एक्चुअली मुकाबला मृत्युंजय के साथ ही होना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मेरे सामने खड़ा है, तो थोड़ा नर्वस तो हूँ, लेकिन हाँ, बुल बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कच्चा तेल है और कोई स्टॉक नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काफी सारी इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड करती है। तो ये जीरो तो नहीं होगा, नो डाउट। एक जमाना था जब नेगेटिव हुआ था, लेकिन उसका कारण था कोविड और चाइना। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो चीन से बेहतर मांग के कहीं ना कहीं आसार है। इस हफ्ते अगर आप देखें तो कच्चे तेल के इंपोर्ट कोटा जो है उसको बढ़ाया है, पिछले साल के मुकाबले इसको 21% के आसपास बढ़ाया गया है, करीब 132 मिलियन टन के आसपास किया गया है। सिर्फ यही नहीं, प्रॉपर्टी बाजार के संभलने से चीन के जो बैंक है उसमें भी और 162 बिलियन के आसपास की क्रेडिट सपोर्ट जो है वो मिला है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है कच्चे तेल को सबसे बड़ा चीन से मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा बुल पॉइंट है मेरे लिए। सपोर्ट पूरे तरह से कच्चे तेल के दाम को है। ये वैलिड पॉइंट रहा डेफिनेटली वरुण, लेकिन चीन
बीइंग चीन। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में जैसे ही साल की शुरुआत हुई, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, हमने दोनों की तरफ से 2023 के लिए कुछ बहुत चिंताजनक या कह सकते हैं नॉट वेरी प्लीजिंग या कंफर्टिंग बयान आते हुए देखे हैं। IMF ने तो साल की शुरुआत में ही कह दिया कि 2023 अभी भी टफ चैलेंजिंग ईयर रहेगा और जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको अभी सतर्क रहने की जरूरत है, स्लोडाउन का, रिसेशन का खतरा वहां से टला नहीं है। और वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ यही बात कही है। वो तो मान के चल रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ की जो गति है, पहला फोरकास्ट उनका जो पिछले साल का था 3% का था, अब घटाकर 1.7% कर दिया है। और ये जो ग्रोथ की गति है ये इसीलिए थोड़ी डराने वाली है क्योंकि 1993 के बाद इतनी धीमी गति से ग्रोथ होती दिखेगी। तो हम चीन के मांग पर डिपेंड करके चल रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ी इकोनॉमीज की डिमांड पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो ये कच्चे तेल के लिए, कीमतों के लिए एक बेयर फैक्टर, एक रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। डेफिनेटली मांग कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है उसको लेके भी संदेह है। यूएस की EIA ने कहा है कि रूस का तेल उत्पादन जो है पिछले साल के मुकाबले इस बार 13% के आसपास गिरने का अनुमान है। सिर्फ यही नहीं, 2024 में अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल की जो ओवरऑल खपत है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचने वाली है। यानी कि डिमांड और सप्लाई का एक पूरे तरह से मिसमैच जो है वो आपको देखने मिलेगा, जिसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है कच्चे तेल के दाम को मिल सकता है। ये बात आपने सही कही, लेकिन अमेरिका के जो हाल ही के वीकली इन्वेंट्री डेटा आए हैं वो 2 साल में सबसे बड़े डेटा है वरुण, क्योंकि 190 लाख बैरल का जो हमने एक हफ्ते में हाइक देखा, ये कभी देखने को मिला ही नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हीटिंग ऑयल की डिमांड, गैस की डिमांड इस समय जो सबसे ज्यादा आती है यूएस, यूरोप में, वो नहीं आ रही है क्योंकि जनवरी एक विंटर हीटवेव साबित हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो ये डिमांड और सप्लाई साइड दोनों तरफ से कच्चे तेल की कीमतों पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। डेफिनेटली बहुत कुछ होता है जो कि पहले बार होता है, और ऐसे ही हमने पहले बार एक चीज देखी जो कि डॉलर इंडेक्स अच्छी खासे उछाल उसमें आया था। इसके लिए आपने देखा अक्रॉस कमोडिटीज जो है वहां पे प्रेशर देखने मिला था, लेकिन अब फिर से डॉलर इंडेक्स अपने नॉर्मल स्तर पे पहुंच रहा है। 101 डॉलर के आसपास आके ये स्थिर हो सकता है, ऐसे काफी सारी एजेंसीज कह रही है। और आपको याद होगा 112 113 डॉलर के आसपास गया था। तो वहां से अगर डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता है तो इसका बड़ा सपोर्ट जो है अक्रॉस कमोडिटीज देखने मिलेगा। कच्चा तेल भी अछूता नहीं है, वहां पे भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। वैसे एक बात आपको बता दूं कि डॉलर अभी हल्का होना शुरू नहीं हुआ, ये 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था। और बावजूद इसके अभी जो कच्चे तेल में है वो नेगेटिव रिटर्न्स है। तो डॉलर इंडेक्स सॉरी टू से ये नीचे आया जरूर, लेकिन बहुत सपोर्ट कच्चे तेल को मिला नहीं है। साथ ही ये भी बता दूं कि EIA ने, यहाँ पर जो अमेरिका की एनर्जी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो उत्पादन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक प्रेशर फैक्टर होगा डेफिनेटली। लेकिन काफी सारी जो बड़ी एजेंसीज है 110 से 120 डॉलर के आसपास का लक्ष्य दे रही है। आप गोल्डमैन को देख लीजिए, S&P ग्लोबल, UBS, सब के सब 110 से 120 डॉलर के आसपास कच्चे तेल का लक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन वहीं सामने कुछ और भी ऐसे हैं जो मानते हैं कि प्रेशर रहेगा। बार्कलेस तो 15 से 25 डॉलर तक अपना टारगेट ट्रिम करने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन 90 डॉलर का स्तर यहां बता रहे हैं। और अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ऑलरेडी 18% का कट अपने प्रीवियस अनुमान में दे चुका है। मान रहे हैं कि ब्रेंट 83 डॉलर का औसत छुएगा। ओके, हो गए दोनों के तर्क। वैसे तो देखा जाए तो इसका फैसला जो है कच्चे तेल का बुल वर्सेस बेयर में नेहा के पक्ष में जाना चाहिए। अच्छा, क्यों? इसलिए नहीं कि वरुण ने पहले ही मान लिया कि नेहा डोमेन एक्सपर्ट है, ये राष्ट्र हित में। हाँ, वो तो बात सही है। हाँ, बाय द वे एक्चुअली जब आप दोनों बुल वर्सेस बेयर के लिए आए तो मैं देख रहा था आप दोनों बीच में आके कुछ वो वर्सेस जहाँ लिखा हुआ ना वहाँ की चर्चाएं कर रहे थे। फिर नेहा कुछ बोल रही थी, वरुण चुपचाप सुन रहे थे। तो वरुण ये पहले से डिसाइड था कि जो नेहा बोलेगी वही आप बोलेंगे, वही आप करेंगे? बातचीत कर रहे थे, लेकिन बातचीत ऑटो एक्सपो की थी अनिल जी, तेल गैस की नहीं थी। अच्छा, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि नेहा ने आपको बताया कि यही करना है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही करना है। अरे नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। मतलब मैं जानती हूँ कच्चे तेल, तुम क्या जानते हो, तो मैं जैसा बोलती हूँ, ऐसा तो नहीं ना। अच्छा, आपकी मर्जी के थे ना सारे तर्क? हाँ अनिल जी, बिल्कुल, चलिए पूछ के ही लिखे थे। देन यू प्लेड वेरी वेल। हाँ, देन यू प्लेड वेरी वेल। ओके, तो बुल वर्सेस बेयर कच्चे तेल पर कोई अपनी विशेष टिप्पणी हमारे एक्सपर्ट्स में से देना चाहें कच्चे तेल पर? जी जैन साहब। यस, देखिए आपने बहुत सही कहा कि आपने मेरी बात ही एक तरीके से बोल दी। हम तो नेहा के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल में मद्दी रहे तो राष्ट्रीय हित में भी है। और नेहा देखिए डोमेन एक्सपर्ट है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मैं तो इनके साथ 2011 से आई थिंक शोज कर रहा हूँ। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड में एक बॉटमिंग आउट हो गया है और बहुत ज्यादा मद्दी मुझे लगती नहीं है। यहाँ से एक बाउंस ही आना चाहिए। तो वरुण जी के साथ भी मैं थोड़ा यही बोलूंगा कि एक बाउंस प्ले है। सो बहुत बढ़िया टॉपिक लाया जो शेयर के जगह पे कच्चा तेल को लाया है। तो ग्रोथ के इश्यूज तो है ही है, बट चाइना का फैक्टर भी है, अमेरिकन रिजर्व्स भी है। तो कुल मिला के एक रेंज बाउंड मूवमेंट मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा।
सो आई एम नॉट वेरी बुलिश, एट द सेम टाइम आई एम नॉट बेरिश ऑल्सो, क्योंकि नीचे से बाउंस आने लगा है। सो मैं थोड़ा सा गोलमाल रिप्लाई दे रहा हूँ। तो ये है आपके लिए जैन साहब की राय जो आपको वहीं पर रखती है, जो जितना आपको पहले से जहां आप थे वहीं पर। तो नेहा के साथ तो जाना है, डिमोन एक्सपर्ट है, और वरुण का शो भी कई बार जैन साहब को करना पड़ता है, तो उनसे भी नाराज वो करना नहीं चाहते। तो नहीं, बट जो आपने कहा ना, बुल के पक्ष में कोई आ ही नहीं सकता। हाँ, इंडिया में तो आप बुल के पक्ष में तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बराबर, ये बात कोई भी लेवल पे भाव आ जाए ऊपर, वो अलग बात है। तो चलिए, ये है कच्चे तेल पर पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए आता हुआ, बुल वर्सेस बेयर। ओके, बढ़ते आगे, और बाजार थोड़ी रिकवरी के मूड में है। 17,850 के ऊपर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, और ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है दीप। 17,900 के लिए जगह बन रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अब धीमे धीमे टिक रहा है ऊपर की तरफ। तो आखिरी मिनटों में हो सकता है आप 17,900 925 तक जाने की कोशिश निफ्टी पर करें, और बैंक निफ्टी पर एक बार 42,125 से 42,225 की रेंज में, 125 तो आई गया, ज़्यादा दूर है नहीं, 225-300 तक की कोशिश निफ्टी की बैंक निफ्टी की हो सकती है। अच्छी बात यही दिख रही थी कि कम से कम आप क्लोजिंग शायद 42,000 के नीचे नहीं करेंगे, ये बड़ी राहत की बात है आपके लिए। बिल्कुल, और बैंक्स फाइनेंशियल से ही अनिल जी मूव आ रही है। चोला इन्वेस्टमेंट ये काउंटर है जहां से आपको एक मूव आती हुई अभी दिखी है, और स्पाइक भी एक आते हुए दिख रहा है। जरा उसके चार्ट भी हम पुल अप करते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर पहले एक मूव देखा था, अब चोला इन्वेस्टमेंट में आप एक मूव देख रहे हैं। श्रीकांत जी, चोला इन्वेस्टमेंट देखें सर, इसकी अच्छी एक मूव आ रही है, 3% ऊपर इस समय। ओके, श्रीकांत जी के साथ थोड़ा कनेक्शन लूज होते दिख रहा है। एक बार सिमी जी से पूछूं मैं, सिमी जी, 685 का लेवल चोला इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है दीपांशु, स्टॉक में आज मोमेंटम है, तो जब मतलब आज जब चल ही रहा है तब ठीक ही है, चलने दो। पर चार्ट उतना भी अच्छा नहीं है, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये स्टॉक थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत रिकवरी यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। तो आज का पोजीशन कल तक भी होल्ड किया जा सकता है, स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। इन्वेस्टमेंट जहां पर आपको रखनी है नजर। बाय द वे, रुपए में अनिल जी बढ़िया रिकवरी आई है, निचले स्तरों से 17 पैसे मजबूत होकर अब रुपया 1 पैसे मजबूत हो गया। सुबह आपको याद होगा सर, 10-12 पैसे कमजोर दिख रहा था, तो आप कह सकते हैं कि लगातार चौथे दिन अब रुपया आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है, और कुछ ही समय बाकी है रुपए की भी क्लोजिंग में। तो अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज होता है तो रुपया फिर आपको चौथे दिन मजबूत होते हुए दिखेगा। तो निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी रुपए में भी अभी आपको आती हुई दिख रही है, इस पर भी रखें नजर। आइए, बैन से बेनिफिट आखिरी 15 मिनट क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, जीएनएफसी और इंडिया बुल्स, इन्हें कंपनी देने के लिए कोई आ सकता है कल? देखिए, कंपनी देने के लिए तो नहीं आ सकता है, बट ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऐसा हो सकता है कि ये निकलता हुआ नजर आए। दरअसल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आप देखेंगे तो जीएनएफसी की 95% है, आईबुल हाउसिंग की 83.3% है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। अब देखना होगा कि लास्ट 15 मिनट में क्या होता है, बट डेफिनेटली यार ये हो सकता है कि आईबुल हाउसिंग ये बैन से बाहर आता हुआ दिखे। ओके, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन से बाहर आ सकता है, अच्छी बात है। काफी जल्दी ही ये आ गया था बैन में, और जब से आया तब से बना ही हुआ है। फ्रेश एंट्री किसी की नहीं दिख रही है, फ्रेश एंट्री किसी की नहीं। चलिए, तो फ्रेश एंट्री के लिए कोई तैयार नहीं है, बट एग्जिट के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग आपको तैयार होते हुए दिख सकता है। और इसी स्पेस से जीआईसी हाउसिंग, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी की तरफ से कॉल आई थी। सुमित जी, बढ़िया मूव आ रही है जीआईसी हाउसिंग में, आपके रिकमेंडेड लेवल से करीब 6 रुपए ऊपर आ चुका है ये काउंटर, 2-2.5% की मूव वहां से आ चुकी है। जरा बताएं क्या करना है, किसी ने अगर इंट्राडे ट्रेड लिया हो तो मुनाफा बुक कर ले या फिर होल्ड करें? बिल्कुल दीपांशु, एकदम आपने सही टाइम पे स्पॉट कर लिया इसको वापस रिकॉल करने के लिए। 6 रुपए का मूव मुश्किल से 10-15 मिनट या 20 मिनट हुए हैं और इंट्राडे में देखने को मिले हैं। 230 का इसका टारगेट था, 226 समथिंग का अभी हाई लगा है, 226 रुपए 25 पैसे टू बी वेरी प्रिसाइज। तो जो इंट्राडे करते हैं वो बुक कर सकते हैं, और अदरवाइज इसको कैरी करके चलेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें। 230 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 230 का लेवल निकलने के बाद इसके अंदर मोमेंटम और आएगा। डल मार्केट के अंदर अगर ये स्टॉक चल रहा है तो जब मार्केट चलेगा तब ये स्टॉक ज्यादा चलेगा। एक बिगुल भी दीपांशु यहाँ पे। ओके, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं। अनिल जी, एक और एक बाय का स्टॉक ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 82 रुपए 50 पैसे, 82 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है। एनएलसी इंडिया के अंदर पिछले 7 दिनों के करेक्शन के बाद आज स्टॉक ने
एक तेजी का मूव दिखाया है, जिसमें कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और स्टॉक के अंदर मार्केट्स के अंदर जब साइडवेज मूव है तब ये स्टॉक ऊपर का मूव दिखा रहा है। तो एनएलसी इंडिया के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 80 रुपए इसका नीचे में सपोर्ट है, तो 80 रुपीज का इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा और 1 से 2 दिनों में या फिर 2 से 3 दिनों में स्टॉक में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 88 रुपए से लेके 90 रुपए तक के लेवल एनएलसी इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। 80 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 88 से 90 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय एनएलसी इंडिया पर आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और विप्रो के आने वाले हैं रिजल्ट्स आज ही। बाजार बंद नहीं सॉरी, विप्रो तो कल है। हाँ, एचसीएल टेक और इन्फोसिस आज है, विप्रो कल है। कल आएंगे नतीजे, और वो भी कल भी बाद में आएंगे शाम को। पोस्ट मार्केट है, लेकिन नतीजों का अनुमान पहले ही बना चुके हैं कुशल। तो कुशल बोल रहे मैं आज ही बता दूं। हमने कहा बता दो भाई, बन गया तो फिर देर किस बात की। तो कुशल पूरा बना दिया, रेडी है? यस सर, बताइए। नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर डॉलर आय जो है कंपनी की लगभग 0.4% ही ग्रो करती हुई दिखेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे हैं पिछले तिमाही के मुकाबले। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी 0.8% की ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो रेवेन्यू फ्रंट पर तो बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं है। मार्जिन्स के लिहाज से भी आईटी मार्जिन्स कंपनी की देखें तो 15.3% रहने का अनुमान है 15.1% के मुकाबले। जहाँ तक कंपनी के 2 महीने के वेतन खर्च की बात है वो यहाँ पर फैक्टर इन किया गया है। इसी वजह से कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन्स है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। 15-20 बेसिस पॉइंट्स की आपको थोड़ी सी बढ़त होती हुई दिख सकती है। मुनाफे के लिहाज से 9% की ग्रोथ, 2,900 करोड़ रुपए पर कंपनी का मुनाफा भी आ सकता है। इनफैक्ट कंपनी जो है अपनी क्वार्टरली गाइडेंस दर्ज करती है हर बारी हर नतीजों में। तो चौथी तिमाही के लिए एक्सपेक्टेशंस यही है कि 0 to 2% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी बताती हुई नजर आ सकती है। डेफिनेटली इनके लिए भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है कि कंसल्टिंग कारोबार को लेकर कंपनी का क्या कहना है, क्योंकि आपको याद होगा कि विप्रो ने बड़ा एक्विजिशन किया था कैप्को का। तो उसके बाद कंसल्टिंग कारोबार को लेकर किस तरह की अनिश्चितताएं बनी हुई है, क्या डिमांड आउटलुक है, ये देखना काफी अहम हो जाता है इनके नंबर्स में। तो विप्रो इंपॉर्टेंट है और नतीजों से पहले थोड़ा स्टॉक स्टेबल भी इस समय दिख रहा है। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए हिमांशु जी की तरफ से। हिमांशु जी, विप्रो। बिल्कुल दीप, देखिए एक बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले कम से कम अगर मैं देखता हूं तो 7 से 8 हफ्तों से ये स्टॉक 380 से 400 रुपए के रेंज में ही अटका हुआ है। मेरा मानना है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड के लिए 400 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है तो यहाँ पे 425 से 430 रुपए तक का मूव आते हुए नजर आ सकता है। यह है आपके लिए विप्रो, इस पर रखनी है नजर। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी की तरफ से। अनिल जी, एक बार फिर जब लग रहा था कि सब खराब होगा, बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल्स डिफेंड कर लिए और अब तो क्लोजिंग उन लेवल्स के ऊपर ही होगी। 800 के ऊपर निफ्टी की होगी, इनफैक्ट 850 के ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है और 42,100 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इंट्राडे में जो भी वीकनेस हुई एटलीस्ट एंड में रिकवर होकर क्लोज होना है, बट फिर भी सुस्ती है। डाउ फ्यूचर्स सपाट, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट, यूरोप 0.5% ऊपर। रुपए में बढ़िया रिकवरी रही है, अब मजबूत हो गया, लगातार चौथे दिन रुपया मजबूत है। कच्चे तेल में फिर से एक्शन बन रहा है, $83 पर अब ब्रेंट आ गया। तो 2 दिनों में करीब $3-3.5 की मूव कच्चे तेल में दिखी, बट अदरवाइज बाकी सारे संकेत ठीक है। सर हमारे लिए क्या करके जाना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, आज क्यों करना है? आज तो जाने दो। आज तो बताया ना दीप आपको भाई, ये फेड की मीटिंग है। सॉरी, फेड की मीटिंग क्या याद आ रही, अमेरिका की महंगाई के आंकड़े हैं, हमारे महंगाई के आंकड़े हैं, और इन्फोसिस एचसीएल टेक के रिजल्ट है। 3 बड़ी बड़ी चीजें आज होने वाली है बाजार बंद होने के बाद, और इसीलिए डाउ फ्यूचर्स बहुत बड़ा मूव 2 पॉइंट का पूरा दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल बता दिया है क्या करेंगे। हाँ। मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप अपनी हेजिंग के साथ चले। 17,700 का पुट खरीद ले अगर आप लॉन्ग है तो, 18,000 का कॉल खरीद ले अगर आप शॉर्ट है तो वो रिस्क 150 पॉइंट की तो आपको ओवरनाइट लेकर चलनी होती है। इससे ज़्यादा अगर मूव किसी वजह से आ जाए तो उसके लिए आपको अपनी हेजिंग रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी 42,700 या 42,800, सॉरी 41,700 या 41,800 का पुट आपके हाथ में होना चाहिए, और अगर आप शॉर्ट है तो 42,500 या 42,300 जो आपको ठीक लगे वो कॉल आपके पास होना चाहिए। कम पोजीशन रखें, हेजिंग की रखें, और ये सोच के चले अगर आप शॉर्ट है तो ये सोच के चले 150-200 ऊपर खुल सकता है, लॉन्ग है तो ये सोच के चले 150-200 मिनिमम नीचे खुल सकता है, और स्टॉक्स भी उसी हिसाब से आपके एक्शन में आ सकते हैं। ये सोच के ही आपको अपनी पोजीशन रखनी है बनाकर, ध्यान में रखें, ये बहुत जरूरी, क्योंकि दोनों तरफ बड़ा मूव आने की संभावना आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए बिल्कुल जितने हल्के होके जाएंगे उतना बेहतर। हल्के होके जाना, ठीक है। आइए, यह है अनिल जी की राय। स्टे लाइट और स्टे निम्बल। कल एक्शन फिर से आप मार्केट में बढ़ते हुए देख सकते हैं। आइए सुमित जी के लिए बिगुल कैश का ऑप्शन।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 375 रुपया, 375 रुपया 50 पैसा। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर मोमेंटम बन रहा है। डीएलएफ यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखा सकता है। 375 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 380, 385 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए इसके अंदर ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 380 वाला कॉल 6 रुपया 80 पैसा, 6 रुपया 90 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। डीएलएफ के अंदर मेरे को लग रहा है कि ये कल का हाई तो आज अभी ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ बन सकता है। डीएलएफ में नीचे पे जो सपोर्ट है 370 का है और ऊपर में जो टारगेट बनेगा 380 से लेकर 385 तक का टारगेट बनेगा। इसके लिए 380 वाला कॉल यहां पे खरीदारी करें। 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट डीएलएफ के 380 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें डीएलएफ का 380 का कॉल। खरीदारी करें डीएलएफ 380 का कॉल। ये है आपके लिए इस समय सुमित जी की तरफ से राय। रियल एस्टेट काउंटर्स हमने देखा भी था, रिपोर्ट भी आई थी, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे ब्रोकरेज की तरफ से। डीएलएफ रियल एस्टेट और फार्मा पर थोड़ा आपको मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। आखिरी कुछ मिनट बाकी है, जल्दी से कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी आपको दिखाते हुए दिख रहा है और एक दो कैश काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मूव आई है। रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, जरा इसका चार्ट एक बार देखें, 6.5% ऊपर आपको ये दिख रहा है। सिमी जी एक बार जरा रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का चार्ट देखें, बड़ी मूव के साथ जा रहा है। कोई बीटीएसटी व्यू है इस पे? बीटीएसटी है, अगर कोई लेना चाहता है तो ठीक है, पर मुझे चार्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है दीपांशु। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर किसी को मतलब बहुत जरूरी है कि ट्रेड कैरी करना ही है, स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। मुझे चार्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, एटलीस्ट बीटीएसटी कैरी करने जैसा नहीं लग रहा है। आइए एक बिल्कुल श्रीकांत जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सर। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी एक्टिविटी बन रही है। काफी के साथ अल्ट्राटेक के ऊपर आया है, श्री सीमेंट में एक्टिविटी देखने मिल रही है और कई दिनों से इनफैक्ट ये सभी स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब काफी स्टेडी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे बिरला कॉर्पोरेशन ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे लॉन्ग करके चले और 980 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ये स्टॉक 980 वाला वापस एक बार 1050 से लेकर 1100 के लेवल्स दिखा सकता है। प्रीवियस जो इसमें रैली बनी थी वो तकरीबन 940 से लेकर 1100 तक एक वन साइडेड रैली थी, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी रैली बनी थी और अभी इस बार के मार्केट के करेक्शन में इसने इस लेवल के आसपास डबल बॉटम बनाया है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है करंट लेवल से लॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें 940 रुपए का स्टॉप लॉस थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड लेना है वो भी थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना है। तो बिरला कॉर्पोरेशन को करंट लेवल से खरीद के चले कर चलें, ये आपके लिए राय आ रही है अभी श्रीकांत जी की तरफ से। जैन साहब, अभी नंबर्स आए थे प्लास्टी ब्लेंड्स की तरफ से सर और बढ़िया नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मुनाफे की बात करें तो 2 से 2.5 गुना मुनाफा यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखा है प्लास्टी ब्लेंड्स का। मुनाफा इनफैक्ट 3 गुना बढ़ा है सर, 4 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 12 करोड़ का आपको आते हुए दिख रहा है। देखेंगे अगर कोई एक्सेप्शनल आइटम भी है जिसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा उछाल है। आय भी अच्छी बढ़त दिखा रही है, 174 करोड़ से 186 करोड़। आई थिंक आपके रेडार पर भी है प्लास्टी ब्लेंड सर? हाँ बिल्कुल है, मेरे रडार पे भी है और ये इनफैक्ट देखिए काफी करेक्टेड स्टॉक है और इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर से इस कंपनी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो 12 करोड़ से आई थिंक घट के अब 4 करोड़ में प्रॉफिट्स आया है और सितंबर का क्वार्टर भी ऐसा ही गया, जून का क्वार्टर भी ऐसा ही गया। सो मेरी राय यही है कि एक मतलब ऑलरेडी काफी करेक्टेड है और अब यहाँ से नीचे जितनी भी ये चीजें थी वो डिस्काउंटेड है। तो एग्जिट तो नहीं लें बट ओवरऑल एंट्री भी लेने की मैं राय नहीं दूंगा। बाकी मैं इस सेक्टर पे काफी बुलिश था और जो ग्रुप है वो बहुत बढ़िया है, मास्टर बैचेस और ये कंपाउंड्स बनाती है। सो ओवरऑल रिजल्ट्स आर नॉट गुड क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर से मार्जिन्स को लेकर इनके प्रेशर आ रहा है। सो जस्ट स्टेटस को है, होल्ड करके रखे, इसलिए मार्केट ने बहुत ज्यादा रिएक्ट भी नहीं किया और आएगा तो बहुत छोटा मोटा एक बाउंस ही आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 12 करोड़ से घटकर 4 करोड़ मुनाफा है, गिरावट हुई है मुनाफे में, ना कि बढ़त। आय में बढ़त हुई है हल्की फुल्की, 12 करोड़ की आय में बढ़त रही है बट 12 करोड़ से मुनाफा घटकर 4 करोड़ का आते हुए देखते हैं अगर कोई इसमें एक्सेप्शनल आइटम का भी रोल है या नहीं। प्लास्टिक ब्लेंड्स है आपके लिए इस समय। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक और सुस्त सेशन रहा है स्ट्रीट के लिए। गिरावट काफी भारी दिख रही थी 1 पॉइंट पर जब हमने शो की शुरुआत करी थी 2 बजे, तब भी थोड़ी कमजोरी थी, वहां से एक रिकवरी जरूर आई है। 30 अंक के नीचे आपको निफ्टी बंद होते दिखेगा और करीब 125 अंक नीचे आपको बैंक निफ्टी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है।
इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन था। एसबीआई लाइफ टॉप गेनर है, 2% ऊपर। अल्ट्राटेक में खरीदारी थी, नतीजों से पहले एचसीएल टेक में भी हल्की फुल्की खरीदारी रही है। एलएनटी सुबह से ही एक्टिव है, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला फार्मा पैक से मूव कर रहे थे। बाकी मेटल्स फिसले हैं, बट आज जेएसडब्ल्यू स्टील में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। बजाज ऑटो, मारुति, एमएनएम, ये ऑटो काउंटर्स भी रेडार पर थे। और एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि थोड़ा निफ्टी को सहारा मिला है। पर गिरावट डिवीज एक बार फिर से टॉप लूजर, 3% का कट। रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से कमजोर, 2% का कट। टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सारे दिग्गज कमजोर रहे, इसलिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी नीचे बंद हो रहा है। हालांकि 17,850 का लेवल निफ्टी ने डिफेंड जरूर कर लिया है। वायदा कारोबार की फ्लोरिन सुबह से बजिंग, 5% ऊपर। पीवीआर आज एनसीएलटी से फाइनल मंजूरी, मर्जर को मिल सकती है, अच्छी तेजी इसमें। कमिंस सुबह सबसे पहले रिकवरी इसी में आई थी। एमसीएक्स, गोदरेज कंज्यूमर, इन्फो एज, श्री सीमेंट, दालमिया भारत, जेके सीमेंट, इन सभी सीमेंट काउंटर्स में आज बाउंस रहा है। कल के लिए इस स्पेस पर भी रखेगा नजर। पर ग्लैन्यूल्स ब्रेकडाउन 3.5% नीचे। नैल्को, कोटक का डाउनग्रेड, कमजोरी इसमें। एचपी, बीपी, आईओसी तीनों कमजोर रहे। पीएफसी, अशोक लेलैंड, टाटा कम्युनिकेशंस, लॉरस लैब्स, एलएनटी फाइनेंस और आरबीएल बैंक ये आज फिसले हैं। अनिल जी, लाल निशान में क्लोजिंग है, बट जो एक पॉइंट पे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे बाजार बंद हो सकते हैं, एटलीस्ट वो नहीं हुआ। आज भी निचले स्तरों से एक बाउंस बैक जरूर आया सर। 17,850 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया है अभी तक, और आज भी वो होल्ड होता हुआ दिखा। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दें। माफ कीजिएगा। हर गुरुवार की तरह आज भी बात दुनिया की आपका पसंदीदा शो, और ये वो शो है जब हमारे सारे एक्सपर्ट्स 3:30 बजे के बाद भी अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस शो से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको आ सकता है। तो गुरुवार के दिन जो आपके लिए वीकली एक्सपायरी का स्ट्रेस होता है, उसे दूर करने के लिए हमने ये शो बनाया। एक झलक देख लीजिए आज के लिए। 18 लाख खर्च कर भेड़िया बन गया इंसान। जापान में भाप बनकर इंसानों के गायब होने का रहस्य। चलिए जुड़वा बच्चों के शहर की सैर पर। देखिए दुनिया का सबसे स्लिम शहर। 5 भुट्टों से ब्राजील को जलाने का प्लान, और नासा ने दिया आराम से लेटे रहने की नौकरी का ऑफर। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। जो 6 बेहतरीन स्टोरी आपको बताई गई है। 18 लाख रुपए में भेड़िया साहब बन जाइए इंसान। आप मतलब अगर आपको लगता है आप भेड़िया है तो पहले से अगर लगता है इंसान है तो आपके लिए ऑफर नहीं है। जापान में भाप बन रहे हैं इंसान, और जुड़वा लोगों का शहर जहाँ पर ज़्यादातर जुड़वा हैं, और एक सबसे स्लिम शहर, और 5 भुट्टों ने जलाया ब्राज़ील। और आखिरी स्टोरी, नासा में ऐसी एक नौकरी जिसमें लेटर हैं, आपको पैसे मिलेंगे। आप सबको अपनी पसंद की स्टोरी बतानी है, और उसमें 6ठे नंबर की जो स्टोरी नासा वाली, वो आउट ऑफ सिलेबस, वो नहीं मतलब उसके लिए मैं और दीप पहले ही चूज कर चुके हैं। करेक्ट। वो रिजर्व हो चुकी है। एंकर होने का ये बड़ा फायदा है, पहले हमने हमारी चूज कर ली। इसके अलावा बताइए कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है जी? किसी की विशेष टिप्पणी जो पसंद है? जुड़वा वाला शहर दिखना नहीं जी। हाँ जनता, जुड़वा बच्चों वाला। अच्छा, वो घूमने जाना है आपको वहां पर? हाँ, मतलब फिर मजा आएगा। वो पुराने जमाने में जो डबल रोल वाली अमिताभ बच्चन की मूवी और गोविंदा की मूवी और ये सब आती थी, तो वैसा वहां पे रेगुलर होगा। मतलब किसी से पेमेंट मांगना है, पता नहीं, बोला नहीं मेरे भाई ने दे दिया था आपको पेमेंट, वो दे दिया, ये दे दिया, ये सब चलेगा। और बाकी स्लिम शेयर वाली जी। हिमांशु जी, अरे म्यूट हो गए आप। हिमांशु जी 3:30 बजे म्यूट हो जाते हैं क्या आप? ओहो सॉरी अनिल। हाँ, बोलिए बोलिए। अनिल जी, मैं ये बोल रहा था कि जो 6ठे नंबर वाली जो स्टोरी है, हाँ, वो तो अनिल जी मुझे लगता है बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लेटे रहना भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा, कौन सा पॉइंट है वो जिसके बाद सजा है? अभी तक तो आप एंजॉय कर रहे हो आराम से, लेटे लेटे मस्ती से आपकी नौकरी चली रही है। आपको क्या दिक्कत है बताइए?
बढ़िया बात, 3:30 बजे है ना, हिमांशु जी के बॉस शो देखना बंद कर देते हैं। अब बोलो जो बोले जी। और किसने हाथ खड़ा किया था? हो गया या किसी की विशेष टिप्पणी है? जी चलिए। अच्छा राकेश जी और कुणाल जी। जी राकेश जी बोलिए। अनिल जी मुझे तो वो भेड़िया वाली अनिल जी स्टोरी अच्छी लगी। मैं तो अनिल जी वो कुछ डिस्काउंट लेके कुछ लोगों को अनिल जी भेड़िया बना के अनिल जी मतलब कि उनकी छुट्टी हो जाएगी अनिल जी। अच्छा वो भेड़िया से इंसान बनने की है, हो जाए मतलब कि एक में 3-4 लोग भेड़िया बन जाए। हाँ ऑफर तो दे देंगे अनिल जी, आपके साथ बैठते हैं तो कुछ स्पेशल ऑफर तो मिल जाएगा अनिल जी। लेकिन ये स्टोरी भेड़िया से इंसान बनने की, बंसल जी रिवर्स कैलकुलेशन में जा रहे हैं कि इंसान से भेड़िया कैसे बनाया जाए। इंटरेस्टिंग, इस पर भी काम किया जाएगा। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए बाकी सारी चीजें तो ठीक है, एक स्टोरी देखनी नहीं है और वो अनिल जी वो स्लिम शहर वाली स्टोरी है अनिल जी। वैसे अनिल जी ये जो बंसल जी हैं इनकी कद काठी को देखकर काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पूरा शहर अगर स्लिम हुआ तो अनिल जी कितना आउट ऑफ प्लेस फील करूंगा मैं। तो इसलिए अनिल जी वो नहीं देखूंगा। हाँ चलिए बढ़िया। तो ये है आपके लिए ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जिस पर शो देखिएगा जरूर, मजा आएगा आपको जी। और एक से एक बढ़िया स्टोरीज हमारी टीम ढूंढ कर लाती है बाद में। क्या आप जानते हैं कि चाइना की सबसे बड़ी कार कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी, और यही फ्यूचर भी है। बाजी वो मारेगा जो ईवी और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगा। आज ऑटो एक्सपो में MG हेक्टर्स, टाटा मोटर्स, मारुति सब ने अपने नए नए वर्जन्स लॉन्च किए, कारें लॉन्च किए। इसी पर होगा हमारा आज विशेष शो शाम 6 बजे, फ्यूचर कार पर होके सवार पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। ऑटो एक्सपो से आ रही बड़े लॉन्चेस, बड़े आपके लिए खबरें सब मिलेगी इस शो में आपको। टैक्स सेविंग के साथ ही अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं तो आपके पास कई विकल्प है और आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे टैक्स सेविंग के अलग अलग विकल्प और कैसे आप इनमें से निवेश करके बना सकते हैं पैसा। हमारे साथ होंगी फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश और फिनकार्ट के तनवीर आलम साहब। देखिए मनी गुरु, टैक्स बचत के अचूक उपाय। रात 8 बजे आज शाम को CPI के जो नंबर्स आने वाले और उन पर हमारा फोकस रहेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो महंगाई एकदम स्टेबल रहेगी, वही 5.9% पर रहेगी, न कोई बढ़ेगी न घटेगी, थोड़ा बहुत हो जाए तो अलग बात है। पूरा विश्लेषण मिलेगा, महंगाई मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत। रात में देर तक जागना या फिर रात को नींद नहीं आना आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी खराब हो सकता है। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और कई बीमारियां हो सकती है। और बताएंगे हम कैसे कम नींद लेना आपकी हेल्थ के लिए है नुकसानदायक। नींद ना आए, हेल्थ गिरती जाए। ये तो वो गाना भी हो गया ना। हाँ कोई तो है सर, नींद ना आए वो तो दिल का था, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद बोला। अच्छा, नींद ना आए, हेल्थ गिरती जाए, ये आज की कवर स्टोरी। तो ये है इस, और फाइनली 17,850 को होल्ड करने में रहा कामयाब निफ्टी। मामूली नुकसान के साथ हुआ बंद, 37 पॉइंट के नुकसान के साथ 147 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स और 150 अंकों का नुकसान रहा बैंक निफ्टी पर। लेकिन लगातार 7वें दिन 42,000 के ऊपर बंद होने में अब तक बचा हुआ है, कामयाब रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर होते हुए अब आपको नजर आएंगे लगभग 27 अंक नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 15 अंक नीचे आपको दिखेंगे। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, हिमांशु जी, सुमित जी, सिमी जी और श्रीकांत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग शो में साथ देने के लिए। कल है फाइनली कल तो फ्राइडे है और उसके बाद शनिवार को मकर संक्रांति बिल्कुल। और सबसे ज्यादा तो जैन साहब की वहीं मनाई जाती है धूम से। बिल्कुल तैयार जयपुर में। जयपुर सुमित जी ये क्या कर रहे थे, ये वाला ही पतंग उड़ाने वाला? अरे वाह। तो सुमित जी ओह लपेटने वाला तो रोज करते हैं, संक्रांति के दिन उड़ाने वाला करेंगे तो उस दिन विशेष होगा। तो सुमित जी यहाँ उत्साह से मनाएंगे और जैन जयपुर और अहमदाबाद, दो जगह है। अहमदाबाद मतलब पूरा ही गुजरात, जहाँ पर मकर संक्रांति बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। और वो एक दिन ऐसा होता है जहाँ लोग नीचे नहीं दिखते, आप ऊपर, सब ऊपर मतलब सब छतों पे मिलेंगे आपको। खाना पीना, म्यूजिक, पतंग, मतलब सब कुछ टेरेस पे होता है, तो एंजॉय कीजिएगा। हाँ, तो मैंने जिक्र इसलिए किया, उससे पहले कुछ तो विशेष कल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, करेंगे, होगा। तो चलिए कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए, नमस्कार।